वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम सीआईसी की तरफ से जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस रिलीज किए हैं सीआईसी ने, तो हम उनको डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो देखते हैं इसमें जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो किस टाइप के हैं, और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें सभी एमसीक्यूज भी आपको गिवन किए हैं। देखो इसमें हमें क्या क्या मिलने वाला है। तो इसमें देखो हम इसका कंटेंट देखें तो इसमें हमें एमसीक्यूज क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है एंड शॉर्ट आंसर टाइप 2 है हमारे पास, लॉन्ग आंसर टाइप 1 एंड लॉन्ग आंसर टाइप 2, और उनकी की भी आपको गिवन है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप इसकी पीडीएफ सीएससी की साइट से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको ये अवेलेबल है। आज हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको गाइड कर देंगे कैसे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ में। ओके, तो आज हम इसके सबसे पहले देखने वाले हैं इसके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, और ये जो क्वेश्चंस हैं काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए, इसलिए इसको अच्छे से समझना है आपको, क्योंकि ये आपके एग्जाम में काफी हेल्प करेंगे। अब देखते हैं इन क्वेश्चंस के लिए सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आता है, कमर्शियल मैथमेटिक्स से है हमारा। तो इसमें बोल रहा है कि अ रिटेलर बाय एन आर्टिकल एट इट्स लिस्टेड प्राइस फ्रॉम अ होलसेलर। तो यहाँ पर जो रिटेलर है वो किससे परचेज करता है? रिटेलर, होलसेलर से, रिटेलर। एंड ये कह रहा है एंड सेल्स इट टू अ कंज्यूमर इन द सेम स्टेट, सेम स्टेट में ही कंज्यूमर को ये क्या कर देता है? सेल कर देता है आफ्टर मेकिंग अप द प्राइस ऑफ 20% प्रॉफिट। देखिए कितना प्रॉफिट मेड कर रहा है, कितना प्रॉफिट मेड कर रहा है यहाँ पर ये कर रहा है 20% प्रॉफिट कर रहा है। किस पर? लिस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल ऑफ 2500, मीन्स ये 2500 का इसने खरीदा, लेकिन ये आगे जो कितने का सेल कर रहा है इसे, इस पर 20% प्रॉफिट ऐड करके। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें, आपको क्या करना है? सिर्फ 2500 का 20% फाइंड करना है। और अगर आप 20% फाइंड कर रहे हो तो कितना मिल रहा है? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लो, इसको मल्टीप्लाई करो, 25 टू ज़ा 500, ये मिल रहा है हमें 500 रुपीज। प्रॉफिट क्या है? 500। और देखो ध्यान से देखो, हमने ये बताया था कि ये जो हमारे पास रिटेलर है, फिर रजिस्टर्ड सेलर है हमारे पास, वो कितना गवर्नमेंट को पे करता है? वो करता है जो उसने प्रॉफिट मेड किया उस पर ही क्या करता है? वो टैक्स पे करता है। तो ये जो 20% वैल्यू है ना, इस पर जो टैक्स ये चार्ज करेगा, यही क्या होगा? ये पे करेगा गवर्नमेंट को। मीन्स ये 500 पर ही 12% गवर्नमेंट को पे करेगा। मीन्स अगर इसका 12% निकालें तो कितना होगा? 12 5 60 रुपीज ही गवर्नमेंट को पे करेगा एज ए जीएसटी। लेकिन अगर ये सिर्फ बोल रहा है कि व्हाट इज द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द रिटेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ओनली सीजीएसटी बोल रहा है, सीजीएसटी बोल रहा है, तो ये हाफ हो जाएगा इसका 30 रुपीज। सिंपल, ये कॉन्सेप्ट हमने किया है फुल लेक्चर में। तो आप फुल लेक्चर देख सकते हो, सभी चैप्टर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहां से इनका कंप्लीट कॉन्सेप्ट देख सकते हो। और हमारी एग्जाम सीरीज चल रही है 2024-25, तो आप उस सीरीज को जाकर देखिए, उसमें हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कराए हैं आपकी बुक से रिलेटेड, और अभी हम उसमें रिवीजन करा रहे हैं, और आपको उसमें सभी एग्जाम मटेरियल रिलेटेड कंटेंट है वो सभी उसमें मिलेगा। ठीक है, तो सारा एग्जाम मटेरियल आपको वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा 2025 के लिए। तो वहाँ पर आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी आपके एग्जाम से रिलेटेड। तो वहाँ पर आप अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। और हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सोल्व किए हुए हैं, और कुछ प्री बोर्ड्स पेपर जो प्रीवियस ईयर के थे वो बच्चों के सोल्व किए हैं। तो आपको वो सभी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो आप टेलीग्राम चैनल और हमारा व्हाट्सएप चैनल दोनों ही सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड व्हाट्सएप चैनल भी। ठीक है, दोनों का लिंक आपको गिवन किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से इसको चेक कर सकते हैं। अब इसमें देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि दे बोट एन इलेक्ट्रिकल फैन विच हैज अ मार्क प्राइस ऑफ 800 रुपीज। क्या है? इलेक्ट्रिकल फैन बोट करता है, उसका मार्क प्राइस कितना है? 800 रुपीज। इफ द जीएसटी, उस पर जीएसटी कितना जा रहा है? 7%। तो आपको ओनली सीजीएसटी बताना है, सीजीएसटी 7% का होगा। अगर हम इसको कंप्लीट फाइंड करें तो कितना आ रहा है? 756 होगा। टोटल जीएसटी 56 होगा, इसका हाफ कितना होगा? 28 सीजीएसटी, 28 एसजीएसटी होगा इसमें। ये होगा इसका आंसर बी। सिंपल है, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें थर्ड, ये बोल रहा है पी इज डिपॉजिटेड फॉर एन नंबर ऑफ मंथ्स इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट विच पेज इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ R% पर एनम। यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर हम पी सम डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, पी सम डिपॉजिट करते हैं, ऐड कर लेते हैं 500 रुपीज पर मंथ डिपॉजिट करते हैं, कितने मंथ के लिए? एन मंथ के लिए।
ओके। एंड रेट कितना है इस पर, आर परसेंट रेट है। तो ये कह रहा है कि द नेचर एंड द टाइम इंटरेस्ट कैलकुलेटेड इज, तो हम किस रेट से, जो हमारा आरडी अकाउंट होता है उसमें हमें क्या मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है फिर सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। देखो उसमें मिलता है हमें सिंपल इंटरेस्ट, और कितने टाइम के लिए, जितने टोटल टाइम पीरियड के लिए हम उसे डिपॉजिट करते हैं। ओके, तो ये हमने आपको एक्सप्लेन किया था। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा सिंपल इंटरेस्ट। ये कह रहा है कि एन नंबर ऑफ मंथ्स, ये सिंपल इंटरेस्ट क्या एन नंबर ऑफ मंथ्स के लिए, जितने नंबर ऑफ मंथ्स है उसके लिए करेंगे, या फिर सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ या ओनली 1 मंथ, नहीं, तो ये 1 मंथ वाला नहीं आएगा, ये गलत है। इसमें इसका करेक्ट ऑप्शन इसमें बी ही होगा। क्यों, क्योंकि ये सभी मंथ्स के लिए से कैलकुलेट करेगा। आप आंसर शीट में देखोगे इसका आंसर ये गिवन किया है, लेकिन ये रोंग है, करेक्ट इसमें बी ही होगा। ओके, आप इसमें बी टिक करना, बी मार्क करना अगर ये एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फोर्थ, ये कह रहा है कि अन्वेषा इंटेंडेड टू ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ 1000 पर मंथ। मीन्स ये भी जो ये नेम है अन्वेषा, कुछ नेम भी खतरनाक सा है एकदम। ये कह रहा है कि 1000 पर मंथ, ये कितना डिपॉजिट करती है, 1000 पर मंथ फॉर 1 ईयर, 1 ईयर के लिए, पेइंग 5% पर एनम। इस पर से 5% पर एनम इंटरेस्ट मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट। द बैंक रिड्यूस द रेट ऑफ 4% पर एनम, हाउ मच मस्ट अन्वेषा डिपॉजिट मंथली फॉर 1 ईयर सो दैट हर इंटरेस्ट रिमेन सेम। मीन्स कि अभी जो इसे इंटरेस्ट मिल रहा है कितने पर, 1000 पर। क्योंकि देखो फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया, क्या होता है, पी इंटू में n+1 अपॉन में 2 × 12 इंटू में r/100। ओके, ये होता है। और ये क्यों होता है इसको भी हम एक्सप्लेन कर देंगे अगर आप बोलोगे। ठीक है, अब ये इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर ये बोल रहा है कि ये वाला इंटरेस्ट जैसे मिल रहा है किस पर, 1000 रुपीज पर, 1000 रुपीज पी है इसका, और टाइम पीरियड इसमें 12 मंथ होगा। क्यों, क्योंकि 1 ईयर के लिए बोल रहा है, एंड 12 मंथ्स होगा। एंड यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। लेकिन कह रहा है कि अगर बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रिड्यूस कर देता है, न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट कह देता है कि हम 4% देंगे ओनली, तो सेम रेट सेम टाइम के लिए वो कितना डिपॉजिट करे मंथली। ये कह रहा है कि मंथली कितना डिपॉजिट करे कि उसको जितना यहाँ पर इंटरेस्ट मिल रहा है उतना ही सेम इंटरेस्ट यहाँ पर मिले। तो हम दोनों केस में क्या करेंगे, जो आई की वैल्यू इक्वल पुट कर लेंगे। अब देखो यहाँ से जो इंटरेस्ट मिल रहा है हमें, वो इंटरेस्ट, ये जो वैल्यू हम इधर करेंगे उस सेम वैल्यू यहाँ पर रखेंगे हम। लेकिन ध्यान से देखना कि यहाँ पर जो रेट है, ठीक है, यहाँ पर जो रेट है वो R1 लेट कर लेते हैं, या R2 है, ये R1 ये R2, रेट डिफरेंट है लेकिन टाइम पीरियड सेम है। टाइम पीरियड यहाँ भी 12 है और यहाँ पर भी 12 है, टाइम सेम है, तो इसको एन ही रहने दो। पी की वैल्यू 1000 है, पी की वैल्यू 1000 रख लो, और यहाँ पर हमें पी फाइंड करना है। अब देखो ये पूरी वैल्यू कैंसिल होगी इस पूरी वैल्यू से, और यहाँ पर 100 से 100 कैंसिल। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लो, R1 की वैल्यू 5% है, और इधर पी इंटू क्या बचा हमारे पास 4%। अब 4 से इसको डिवाइड कर लो, आप 4 से इसको डिवाइड कर लो तो कितना आ रहा है, 4 2 8, 4 5 28 0, एंड 5 को 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 5 और 0, ये 1250 रुपीज़ क्या होगा, इसका आंसर होगा फाइनल 1250 रुपीज़। ये है फोर्थ इसका। नेक्स्ट देखो आप इसमें क्वेश्चन नंबर 5। ओके, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए, समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पर हमारे पास है 5th क्वेश्चन। ये कह रहा है कि मिस्टर दास इन्वेस्ट ₹100 12% शेयर्स ऑफ अ कंपनी ए अवेलेबल एट 60 रुपीज ईच। तो ये जो कह रहा है कि मिस्टर दास है वो इन्वेस्ट करता है 100 रुपीज वाला शेयर है, नॉमिनल वैल्यू है इसकी, और इस पर इसे डिविडेंड मिल रहा है। देखो इसको समझेंगे हम, रेट ऑफ डिविडेंड ये मिल रहा है इसे, ऑफ अ कंपनी ऑफ अवेलेबल क्या है, और वो जो शेयर है वो कितने पर अवेलेबल है, मार्केट प्राइस 60 पर। ऐसे ही यहाँ पर मिस्टर सिंह इन्वेस्ट इन 50 रुपीज शेयर, नॉमिनल वैल्यू है हमारी, और ये डिविडेंड है, ऑफ अ कंपनी बी अवेलेबल एट 40, इसकी मार्केट वैल्यू है। यूज दिस इंफॉर्मेशन टू स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ये कह रहा है कि रेट ऑफ रिटर्न फॉर मिस्टर दास इज 12%, रेट ऑफ रिटर्न फॉर मिस्टर सिंह इज 10%। तो हम चेक कर लेते हैं कि रेट ऑफ रिटर्न कितना मिलेगा, और इसके लिए सबसे इजी फॉर्मूला क्या है, ये हमने काफी कराया आपको। नॉमिनल वैल्यू इनटू में क्या होता है, नॉमिनल वैल्यू इनटू में ये होता है डिविडेंड या रेट ऑफ डिविडेंड, इक्वल्स टू में मार्केट वैल्यू में क्या होता है हमारा
रिटर्न परसेंट या फिर प्रॉफिट परसेंट बोलते हैं, ठीक है। इसी को रिटर्न परसेंट या फिर इसे प्रॉफिट परसेंट बोल देते हैं। तो नॉमिनल वैल्यू क्या है हमारे पास स्टार्टिंग में 100। देखो इस वाले केस के लिए ले चल रहे हैं कंपनी ए के लिए। कंपनी ए के लिए 100 रुपीज़ है। रेट ऑफ डिविडेंड है कितना 12। और देखो इसके नीचे अगर हम 100 भी लेते हैं ना तो वो 100 इधर भी 100 आएगा रेट वाले केस में, उससे कैंसिल हो जाएगा। जब यहाँ पर 100 लेंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम इसमें 100 रखते ही नहीं है, पुट ही नहीं करते हैं। अब बस आप क्या करो 60 से डिवाइड कर दो, आंसर मिल जाएगा आपको। 60 से डिवाइड करोगे अगर आप तो क्या मिलेगा, देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 6 से 2 कैंसिल, तो ये आ रहा है 20% प्रॉफिट आ रहा है। ऐसे सेकंड वाला केस अगर हम देखें तो 50 नॉमिनल वैल्यू, रेट ऑफ डिविडेंड 16 एंड मार्केट वैल्यू कितना है 40 इंटू में यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट परसेंट या रिटर्न परसेंट फाइंड करें तो इसको 0 से 0 कैंसिल, 4 4 से 16, 4 5 से 20, दोनों केस में रिटर्न परसेंट या फिर प्रॉफिट परसेंट कितना आ रहा है हमारा, ये आ रहा है 20%। तो बस ये केस होगा इसमें। बहुत क्या होगा इसमें, मिस्टर दास एंड मिस्टर सिंह हैव द सेम रेट ऑफ रिटर्न 20%, तो रेट ऑफ रिटर्न 20% होगा। और अगर आपको डिटेल में देखना कि भी कैसे होता है तो इसके लिए आप इसके लॉन्ग लेक्चर देख सकते हो। यहाँ पर हमारे पास अमित इन्वेस्टेड अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन 100 रुपीज शेयर, तो 100 रुपीज के शेयर में लगाता है मनी, कितना डिविडेंड देती है 7.5, रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट 10% रिटर्न मिलता है इस पर। द मनी इन्वेस्टेड बाय द अमित टू परचेज 10 शेयर। अब देखो उसको हमें अगर हमें उसका इन्वेस्टमेंट बताना कि उसने कितना इन्वेस्ट किया होगा, तो उसने जब खरीदा होगा परचेज किया होगा शेयर को तो किस पर किया होगा, मार्केट वैल्यू पर। और यहाँ पर मार्केट वैल्यू नहीं है हमारे पास क्या है, नॉमिनल वैल्यू है, ये रेट ऑफ डिविडेंड है एंड ये रिटर्न परसेंट या प्रॉफिट परसेंट कह सकते हैं। तो फॉर्मूला यूज करो, मार्केट वैल्यू फाइंड करेंगे हम, क्या नॉमिनल वैल्यू इनटू में क्या होता है रेट ऑफ डिविडेंड इजिकल्स टू में क्या होगा मार्केट वैल्यू इनटू में रिटर्न परसेंट या फिर प्रॉफिट परसेंट। नॉमिनल वैल्यू क्या है 100 रुपीज़ एंड डिविडेंड क्या है 7.5। यहाँ पर मार्केट वैल्यू आपको फाइंड करनी है और यहाँ पर प्रॉफिट या रिटर्न परसेंट क्या है 10। अब आप कर लो, देखो पॉइंट हटाओगे नीचे 10, एक 10 से एक 10 कैंसिल, यहाँ पर जो 10 बच रहा है वो कैंसिल ही आ गया। 75 इसकी मार्केट वैल्यू। अगर 75 मार्केट वैल्यू हो गई आपकी एक शेयर की, तो देन 10 शेयर कितने होंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 750, फिर 750 इसका आंसर होगा सिंपल। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको इजीली तभी समझ में आएंगे जब आपने इसका लॉन्ग लेक्चर कॉन्सेप्ट लेक्चर किया होगा। तो यहाँ पर है हमारे पास, और अगर आपको इसका लॉन्ग कॉन्सेप्ट लेक्चर करना है तो आप इसको देख सकते हैं हमारे चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सभी लेक्चर का, आप वहाँ पर देख सकते हैं इसको जाकर। अब हमारे पास देखो ये कंडीशन गिवन की है इनइक्वालिटी में -3 लेस देन इक्वल्स टू -4x + 5। ये कह रहा है कि अगर x होल नंबर से बिलोंग करता है देन द सॉल्यूशन सेट। देन सॉल्यूशन सेट क्या होगा इसका, तो आप x की वैल्यू कैलकुलेट करो, 4x को लेके आओ इधर पॉजिटिव हो जाएगा और 3 को इधर, ये माइनस का 3 इधर प्लस का 3 +5। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पर 4x ही रहेगा अभी और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8। और अगर हम x की वैल्यू देखें ये 4 डिवाइड में होगा सिंपल, तो ये हो जाएगा 2। x की वैल्यू होगी लेस देन इक्वल्स टू 2 और होल नंबर में लेस देन इक्वल्स टू 2 वैल्यू। होल नंबर में हम किसको भी काउंट करेंगे, होल नंबर में हम 0 को भी काउंट करते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 0, 1 एंड 2। 2 भी काउंट कर सकते हैं क्योंकि लेस देन एंड इक्वल्स टू, अगर सिर्फ लेस देन होता तो हम इसमें काउंट क्या नहीं करते, 2 को काउंट नहीं करते, लेकिन इस केस में 2 को काउंट कर सकते हैं, इसीलिए इसका आंसर सी होगा हमारा। कौन सा क्वेश्चन है ये, 7th वाला। ओके, तो 7th क्या होगा इसमें सी। नेक्स्ट देखते हैं इसमें 7th हो गया। 8 देखो आप इसमें कह रहा है कि इसको बताओ इसमें से किसके इक्वल होगा, तो ये इसमें से किसके इक्वल होगा, ये अगर आपको चेक करना है तो क्या करोगे आप, -4x ग्रेटर देन 8y। आप इसे सिंप्लीफाई करो, देखो अगर आप 4 से कैंसिल कर रहे हो तो 2 होगा, लेकिन माइनस साइन सेम एज इट इज रहेगा, ये इस टाइप से होगा। लेकिन ऐसा कुछ मैच कर रहा है, देखो x सभी जगह पॉजिटिव है तो इसे पॉजिटिव जब हम करेंगे और माइनस साइन को उधर लेके आएंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अगर हम माइनस साइन को ट्रांसफर करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज है, फिर हम ये कह सकते हैं कि हमने माइनस साइन से बोथ साइड मल्टीप्लाई की, और इसी के अकॉर्डिंग आंसर क्या आ रहा है इसका सी। ओके, 8 वाले क्या आ रहा है सी आंसर आ रहा है, 8 वाले क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखो आप इसमें 9th वाले में कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं तो देन आपको बताना है k की वैल्यू क्या होगी। तो हमें पता है कि अगर क्या होता है इक्वल रूट्स होते हैं देन हमारा क्या होता है b² - 4ac 0 के इक्वल। अगर हम यहाँ से b कंपेयर करें तो क्या आ रहा है -k आ रहा है, -k² - 4, a की वैल्यू 2 मिल रही है एंड c की वैल्यू k।
ABC कंपेयर करना आता है हमें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू में 0 करेंगे हम, यहाँ पर के स्क्वायर माइनस 4 टू 8 के इक्वल्स टू में 0। देखो अगर आप के कॉमन लोगे तो फैक्टर मिलेंगे क्या आपको, एक तो मिल रहा है के एंड एक मिल रहा है के माइनस 8। तो यहाँ से एक तो के की वैल्यू 0 मिल रही है और एक के की वैल्यू मिल रही है 8। तो यहाँ पर 0 8 ये दोनों इसके सॉल्यूशन होंगे। तो इसमें होगा हमारा 9th में डी आंसर। नेक्स्ट हमारे पास 10th इसमें कह रहा है कि इफ x इज इक्वल्स टू -2 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन देन वैल्यू ऑफ a। ये तो सिंपल क्वेश्चन, अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो आप क्या करोगे, बस सिंपल ये जो हमारे पास इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 3a एंड माइनस एक्स इक्वल्स टू में 0, आप x के प्लेस पर क्या पुट कर दोगे, -2। x के प्लेस पर आप क्या कर दो, -2 पुट कर दो। x के प्लेस पर -2 पुट करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 3a एंड ये प्लस 2 इक्वल्स टू में 0। 4 प्लस 3 कितना होगा, 6, और ये 6 राइट हैंड साइड में आकर -6 और 3 2 जा 6, ये ए की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, -2। 10th का होगा बी आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो आप इसमें 11th वाले में क्या बोल रहा है कि इन सोल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल दिस देयर सॉल्यूशन राउंडेड टू द टू सिग्निफिकेंट फिगर। अगर आपको इसको टू सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करना है देन आप क्या करोगे, आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ 2 फिगर होने चाहिए यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर इधर ही 3 फिगर आ रहे हैं और इधर 3 आ रहे हैं। तो अगर हम इस वाली वैल्यू को देखें, अगर हम इनको राउंड ऑफ करेंगे, 6 का एक जाएगा यहाँ पर 6 से हो जाएगा 4, तो ये 233.4 आ रहा है, और 233.4 को फिर राउंड ऑफ करेंगे तो 233 ही देगा, लेकिन इसको भी राउंड ऑफ करेंगे हम तो 3 5 से छोटा है तो 230, तो इसका आंसर 230 होगा, टू सिग्निफिकेंट फिगर डी। ओके, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए और यहाँ पर हमारी जो क्या है वैल्यूज हैं वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में ये अगर वैल्यू 3 है मीन्स 5 से लेस है, देन हम क्या करेंगे, इसको लेस कर लेंगे, मतलब उसे 0 के नियर वैल्यू लेंगे, तो 230 इसका आंसर होगा। 12th में इन एडजॉइनिंग डायग्राम ए बी इज एक्स, ए बी एक्स है, ये वाला डायग्राम है इसका, ये है हमारे पास वाई एक्स वाई 7 है। एरिया ऑफ ए बी सी अगर आपको गिवन किया 30, तो अगर इसका एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है देन हम इसमें क्या करेंगे, देखो इसका कॉन्सेप्ट कह रहा है कि अगर एरिया हमें क्या गिवन किया है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन किया है, देन आप क्या करोगे इसमें, देन हम क्या करेंगे इसमें एक्स वाई हाफ बेस इंटू हाइट करेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस हाइट एक्स वाई हमारी और ये 30, तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि एक्स वाई का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, 60 के। अब आप क्या करना है इसमें, या तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं ना, एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा 7 प्लस वाई या वाई प्लस 7, और अब आप यहाँ पर क्या कर दो, एक्स के प्लेस पर क्या पुट कर लो 7 प्लस वाई। हमें फाइंड क्या करना है इसमें, तो लेंथ ऑफ ए सी की लेंथ बतानी है। तो ए सी की लेंथ अगर हम डायरेक्ट कंपेयर करें तो कितनी होगी, एक्स वाई का प्रोडक्ट 60 है, एक्स और वाई का डिफरेंस 7 है, एक्स और वाई का डिफरेंस भी 7 होना चाहिए, तो 12 और 5 इसके आंसर वैसे 13 होगा, इसका सी वाला होगा। अगर हम इसमें देखें क्यों, क्योंकि ये ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग 3 5 12 है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 7 भी आ रहा है, तो इसका 13 हो सकता है। तो चेक कर लेते हैं कि 13 आंसर आएगा या नहीं। करेंगे कैसे, देखो अगर हम लॉन्ग मेथड से देख रहे हैं तो यहाँ पर x के प्लेस पर क्या पुट किया हमने 7 प्लस वाई, और यहाँ y एज इट इज रहना दिया इनटू में 60 इज इक्वल्स टू में 60, यहाँ पर हो जाएगा 7y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू में 60। तो इक्वेशन बन रही है वाई स्क्वायर, देखो इक्वेशन क्या बन रही है हमारी, वाई स्क्वायर प्लस 7y एंड ये 60 लेफ्ट हैंड साइड में आकर 0। 60 के फैक्टर माइनस करने पर क्या मिले आपको, तो 60 के फैक्टर माइनस करने पर 7 मिले, तो 10 6 से 60 होते हैं, यहाँ पे 12 5 से 60 होते हैं, 12 5 से 60 माइनस करके 7 भी मिल रहा है। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलती है क्या, एक तो वाई स्क्वायर प्लस 12y एंड माइनस 5 माइनस 60, तो यहाँ से y की वैल्यू मिल रही है हमें 5, क्यों, क्योंकि एक तो फैक्टर मिल रहा है वाई प्लस 12 एंड एक यहाँ से अगर हम 5 कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन ले लेते हैं तो वाई प्लस 12। अब 2 फैक्टर मिल रहे हैं, एक तो मिल रहा है वाई प्लस 12 एंड एक मिल रहा है हमें वाई माइनस 5। पॉजिटिव वैल्यू कौन देगा, ये देगा, क्योंकि ये देगा नेगेटिव वाई इक्वल्स टू -12 एंड ये देगा हमें वाई इक्वल्स टू 5, तो हम ये वाली वैल्यू लेंगे। और y की वैल्यू अगर 5 हो गई देन आप क्या कर सकते हो, देखो y की वैल्यू अगर 5 हो गई तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू हो जाएगी 12। तो बस ये क्या होगा, ट्रिपलेट फॉर्म कर रहे हैं 5 12, ये वाली वैल्यू क्या आ रही है 5 आ रही है, ये 12 आ रही है, तो देन ये कितनी होगी 13। इसे आप पाइथागोरस थ्योरम से कर सकते हो सिंपली, 13 आंसर है इसका।
नेक्स्ट देखो आप, ये है 13th क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है कि ए बी सी क्या है, अगर हमारे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, देन आपको क्या करना है इसमें, देन इसमें हमें शो करना है कि इनमें से क्या इसका ऑप्शन होगा। देखो अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, देन ये क्या कहता है पी क्यू आर। अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है तो इन दोनों का रेशियो इन दोनों के इक्वल होगा, पी अपॉन क्यू किसके इक्वल होगा, क्यू अपॉन आर के। और यहाँ से हम कह सकते हैं क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके, पी आर। तो यहाँ से हमें मिला क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर। तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर अगर हमें मिल रहा है, तो यहाँ पर आप देखो अगर हम रेशियो देखें फर्स्ट वाला पी अपॉन क्यू, क्या पी अपॉन आर के इक्वल है? नहीं, ये तो बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। ओके, क्योंकि अगर हम इसको कैंसिल कर दे तो पी क्यू इक्वल नहीं है, आप इसको नहीं ले सकते। क्योंकि अगर आप यहाँ पर क्यू के प्लेस पर पुट कर लेते हो पी आर, फिर भी हमें क्या मिलता है, 1/r मिलता है। तो 1/r पी अपॉन आर के इक्वल नहीं है, तो ये नहीं है फर्स्ट वाला। सेकंड वाला अगर आप देखो क्यू अपॉन आर किसके इक्वल है, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। देखो अगर क्यू स्क्वायर की वैल्यू गिवन की है तो आप क्यू स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लो डायरेक्ट। क्यू स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट पुट करोगे तो कितना मिलेगा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे तो मिलेगा पी आर। लेकिन पी से पी कैंसिल कर रहे हैं तो यहाँ पर आ रहा है क्यू अपॉन आर और यहाँ पर आ रहा है पी अपॉन आर। तो ये भी इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है। देखो ए वाला भी इक्वल नहीं है। एंड सी वाले में अगर हम ऑप्शन देखें, यहाँ पर है पी अपॉन क्यू स्क्वायर और क्यू स्क्वायर की वैल्यू फिर हम क्या रख दें, अगर देखो क्यू स्क्वायर के प्लेस पर फिर अगर हम पुट कर दें क्या, पी आर, देन यहाँ पर 1/r मिल रहा है, यहाँ पर आर अपॉन पी स्क्वायर, तो ये भी इक्वल नहीं है। और हमारे पास लास्ट वाला ही ऑप्शन बच जाता है कि अगर हम लास्ट वाला ऑप्शन चेक करें यहाँ पर क्या, कि पी अपॉन आर किसके इक्वल है, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर के इक्वल। यहाँ पर क्यू स्क्वायर की जगह अगर हम पी आर पुट करते हैं, पी से पी कैंसिल, तो ये भी पी अपॉन आर मिल रहा है और ये भी पी अपॉन आर, इसलिए इसका आंसर क्या है, डी। 13th का क्या होगा, डी। नेक्स्ट देखो आप 14th में कह रहा थी रेशियो ऑफ अ डायमीटर टू हाइट ऑफ अ बोरोसिल सिलेंड्रिकल ग्लास। एक बोरोसिल सिलेंड्रिकल ग्लास है। बोरोसिल क्या है, बोरोसिल एक ग्लास का ही टाइप है जिसमें क्या होता है कि हीट एक्सपेंशन बहुत ही ज़्यादा लो होता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हीट को वो क्या कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है और वो ब्रेक नहीं होता ज़्यादा हीट से। तो बोरोसिल सिलेंड्रिकल ग्लास मतलब बोरोसिल ग्लास हम यूज़ करते हैं लेबोरेटरी में मोस्टली। तो ये क्या होता है हमारा सिलेंड्रिकल, इस तरीके से मेजरिंग ग्लास होता है इस टाइप से। ओके, इसमें कुछ इसका बेस भी होता है इस 3:5। ये कह रहा है कि इसमें क्या है, रेशियो ऑफ द डायमीटर टू द हाइट, मतलब इसके डायमीटर और इसके हाइट का रेशियो कितना है, 3:5 है। ये कह रहा है कि द एक्चुअल डायमीटर ऑफ द ग्लास इज, अगर इसका एक्चुअल डायमीटर कितना है, ग्लास का एक्चुअल डायमीटर 6 सेंटीमीटर, देन द सी एस से बताना आपको, सी एस सी ऑफ द ग्लास का सी एस से मीन्स ग्लास सिलेंड्रिकल शेप में है तो सी एस से क्या होगा, 2πr/h। अब ये डायमीटर कितना गिवन किया है, अगर इसने 6 गिवन किया है तो 6/h किसके इक्वल, 3/5 के। और यहाँ पर आप कह सकते हो कि h किसके इक्वल होगा, h किसके इक्वल होगा, देखो h को ऊपर लेके आएंगे या फिर इनका रेसिप्रोकल कर दो, h को ऊपर लेके आएंगे, 3 को डिवाइड में 5 को इधर मल्टीप्लाई में, तो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। तो हाइट आ रही है 10 सेंटीमीटर, हाइट हम 10 ले सकते हैं। और अगर डायमीटर हमारा 6 है तो रेडियस कितनी होगी, इसकी हाफ होगी। आप यहाँ पर क्या ले सकते हो, 2π, रेडियस क्या लोगे 3 और हाइट क्या लोगे 10, मल्टीप्लाई कर लो 32 या 60, तो इसका आंसर क्या होगा, 60 होगा इसका आंसर बी। 14th में क्या होगा इसका आंसर, सिंपल बी। तो ये हो गया हमारा 14th। नेक्स्ट है हमारे पास देखो 15th पार्ट। तो 15th पार्ट में देखो क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि इफ द पोलिनोमियल दिस इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय दिस एंड द क्वोशिएंट इज इक्वल्स टू दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू। अब देखो इसने क्वेश्चन क्यों गिवन किया, हमारे पास जो बुक में क्वेश्चन है उसमें कहता है कि भाई सिंपली कि अगर ये कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो ए की वैल्यू फाइंड करो। फिर हम क्या करते हैं, ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं और रिमाइंडर हमें पता है अगर ये कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो 0 को इक्वल आ जाता है, उससे रिलेशन मिल जाता है हमें। लेकिन यहाँ पर जो इसने क्वेश्चन गिवन किया है ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि अगर हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड की -a/2 और यहाँ पर पुट की तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इक्वेशन हमें यही मिलेगी और हमें आंसर नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हम यूज करेंगे ये डिवीजन एल्गोरिथम का कि डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, ठीक है, ये होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है, इसी का यूज करेंगे आप। कैसे, यहाँ पर हमारे पास 2x³ प्लस 3x² माइनस, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है डिवीजन एल्गोरिथम का। कैसे देखना अब आप, डिवाइजर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं मीन्स डिवाइड किससे कर रहे हैं, 2x प्लस ac, क्वोशिएंट ये इसने गिवन किया x² -1,
रिमाइंडर हमें पता है रिमाइंडर जीरो आएगा, इसका रिमाइंडर जीरो होगा क्योंकि इसे कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो बस आप इसको ऐसे ही सोल्व करिए। देखो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2x³ यहाँ पर 3x² माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू में क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर मिलेगा, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर मिल रहा है 2x³, 2 से अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा -2x, एंड a से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा ax² एंड a से मल्टीप्लाई करेंगे -a, ये मिल रहा है। और अब आप ध्यान से देखो, अगर ये वैल्यू इसके इक्वल है ना, तो आप डायरेक्ट इसको सोल्व करने की कोशिश मत करना, डायरेक्ट इसमें वैल्यू कंपेयर कर लेना। मीन्स कि यहाँ पर जो एक्स का कोफिशिएंट है वहाँ यहाँ पर भी इधर भी एक्स का कोफिशिएंट सेम रहेगा। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास x³, देखो यहाँ पर x³ का कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ पर भी 2 है। यहाँ पर देखो अगर हम स्क्वायर वाली वैल्यू पहले पुट कर लेते हैं, ये वाला ax² और फिर बाद में इसके क्या करते हैं 2x और -a। तो अब ध्यान से देखो x² कोफिशिएंट यहाँ 3 है, यहाँ पर x² कोफिशिएंट क्या है a, तो a की वैल्यू अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो 3 मिलेगी हमें, तो इसका आंसर 3 होगा। यहाँ से कर लो आप, -a की वैल्यू -3 के इक्वल है तो -3 -a के इक्वल है, देन a की वैल्यू 3, यहाँ पर भी 3 मिल रही है। तो सिंपल हम इसमें क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे मार्क कर लीजिए। ऐसा क्वेश्चन अगर आए तो हम इस टाइप से करेंगे। 16 में कह रहा है कि पोलिनोमियल इन x इज दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल सो दैट द वैल्यू ऑफ k इज 2। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा इसका फैक्टर होगा कि अगर हम k की वैल्यू 2 लें तो उसे कंप्लीटली डिवाइड करें। फैक्टर का मीन्स क्या होता है कि इसे कंप्लीटली डिवाइड करें, कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो हम क्या करेंगे, k के प्लेस पर 2 रखेंगे, k के प्लेस पर हमने क्या किया 2 पुट किया। ओके, यहाँ पर जो k है k के प्लेस पर 2 पुट किया। अब इसमें से देखेंगे कि किसकी वैल्यू पुट करने पर इसका आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो चेक करिए आप, तो यहाँ से अगर x की वैल्यू फाइंड करेंगे हम तो यहाँ से मिलेगी x की वैल्यू -2। अब -2 पुट करिए यहाँ पर तो कितना मिलेगा -8, -2 पुट करेंगे तो 4 5 20 प्लस का हो जाएगा, -2 पुट करेंगे माइनस माइनस प्लस का 4 होगा, एंड यहाँ पर -2 पुट करेंगे तो यहाँ पर भी प्लस की वैल्यू, सॉरी यहाँ तो -2 है ही नहीं हमारा, यहाँ तो सिंपल 24 रहेगा क्योंकि यहाँ x ही नहीं, ये पूरा कैंसिल हो रहा है लेकिन -8 अभी भी रह रहा है। तो इसका मीन्स हम 2 से फर्स्ट वाला आंसर इसका नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम अगर 3 देखें तो 3 में हम अगर देखें तो इसमें आ रहा है हमारे पास -3, -3 पुट करेंगे तो -3 से यहाँ पर अगर हम इसको इक्वल्स टू 0 लेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी हमें +3, ये देगा हमें x की वैल्यू +3, और +3 पुट करेंगे अगर हम तो 3 3 9 3 27, यहाँ पर भी 3 पुट कर लेंगे तो 3 3 9 5 45, काफी बड़ी वैल्यू आ रही है। और यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो 3 2 6 और यहाँ पर 24। क्या ये माइनस वाली वैल्यू और प्लस वाली वैल्यू इक्विवेलेंट लग रही है, नहीं लग रही है, बिल्कुल भी नहीं है, तो ये भी नहीं है। इसका मीन्स इसका आंसर क्या होगा, जो माइनस की वैल्यू दे रहा है, जैसे यहाँ से x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी -4 मिलेगी। अब आप -4 पुट करके देखो, -4 वैसे +4 भी करते नहीं आएगा, तो -4 पे देखो, अगर -4 का क्यूब करेंगे हम तो 4 4 16 4 64 होते हैं। ओके, ये होगा 64 जब हम -4 पुट करेंगे। फिर यहाँ -4 पुट करेंगे तो -4 का स्क्वायर प्लस का 16 16 5 जगह कितने होते हैं 80। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस का 4 पुट करेंगे तो माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 8 एंड यहाँ पर ये -24। अब आप इन दोनों को ऐड करके देखो, माइनस माइनस वाली वैल्यू और इनको देखो क्या मिल रहा है आपको, यस करेक्ट मिल रहा है, ये भी 88 मिल रहा है और ये भी 88 माइनस में, तो ये इसका आंसर क्या होगा सी। तो 16th वाले का सी आंसर होगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16th हो गया हमारा, 16th का सी है। नेक्स्ट हमारे पास 17, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, ए मैट्रिक्स गिवन किया एंड बी गिवन किया, और ये बोल रहा है कि ए में बोला कि ओनली मैट्रिक्स ए एंड बी पॉसिबल है, ओनली बी ए पॉसिबल है, बोथ पॉसिबल है, या फिर बोथ पॉसिबल है और ये वाली कंडीशन भी है। तो यहाँ पर चेक करेंगे कि ये पॉसिबल है या नहीं। देखो ए, अगर हम ए वाले का क्या देखें, ए वाले का ए बी कर रहे हैं अगर हम, तो ए वाले का ऑर्डर बताओ कितना है, ए बी है ना, ए का ऑर्डर क्या है, सिंगल रो है, सिंगल रो एंड 2 कॉलम, तो 1 into 2 है, एंड बी क्या है हमारे पास, बी है सी डी, तो ये क्या है 2 रोज एंड कॉलम कितना है, सिंगल कॉलम। देखो अगर ये अंदर वाली वैल्यू इक्वल होती है तो देन ये पॉसिबल है, इसका मीन्स ये पॉसिबल है। लेकिन अगर हम बी ए करें, बी ए में क्या होगा, ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ये वाला ऑर्डर पहले और ये वाला ऑर्डर बाद में, लेकिन यहाँ पर भी वैल्यू इक्वल है तो इसका मीन्स ए बी एंड बी ए पॉसिबल है, ए बी एंड बी ए पॉसिबल है। लेकिन देखो जो ये कंडीशन दे रहा है ना कि ए बी और बी ए इक्वल होता है, ये तो प्रॉपर्टी कम्यूटेटिविटी फॉलो ही नहीं होती। हमने आपको बताया, अभी मैट्रिसेस कराया था, आपको रिवाइज कराया था कंप्लीट, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए थे।
तो इसमें क्या होता है, कॉम्यूटेटिव फॉलो नहीं होती, तो ये डी वाला तो इसका ऑप्शन होगा ही नहीं बिल्कुल भी। लेकिन अगर डी वाला ऑप्शन दे रखा है ना तो बिल्कुल रॉन्ग है ये। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा सिंपल सी। तो सी इसका सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर है 17th में। 17th में सी आपको मार्क करना है। 18th की बात करें अगर हम, 18th में हमारे पास मैट्रिक्स ए सच दैट ए स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स इक्वल है, देन के की वैल्यू बतानी है। तो आप करो यहाँ पर ए का स्क्वायर फाइंड। ए का स्क्वायर फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, ये जो ए वाली वैल्यू है हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसको इसी में ही मल्टीप्लाई करो। 6 9 -4 एंड के मल्टीप्लाई कर लो आप। मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स मिलेगी आपको, मैट्रिक्स मिलेगी। ये वाला कैसे करेंगे, रो इंटू कॉलम करेंगे। 6 6 36, ये आपको अगर नहीं आता तो आपको देखना पड़ेगा। देखो प्लस, फिर क्या आ रहा है 9 4 से माइनस का 36 आ रहा है, तो यहाँ पर -36। फिर ये वाली स्टेप कैसे होगी, फर्स्ट टू सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट टू सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई 9 6 54, 9 6 54, 9 6 54 होगा एंड 9 इंटू के, ये होगा प्लस में 9 के, ये हो जाएगा सिंपल, ये होगा। एंड यहाँ पर अब हम नेक्स्ट वाली जो रो है इसको देखेंगे, इसमें रो इंटू कॉलम करेंगे। यहाँ पर 4 6 24, माइनस में 24 एंड ये माइनस का 4 के, ये होगा 24 माइनस 4 के। ऐसे इसको इससे करेंगे, रो इंटू कॉलम करेंगे हम, क्या होगा यहाँ पर 9 4 36, 9 4 36 एंड के इंटू के स्क्वायर, ये होगा सिंपली। अब इसको आप कंपेयर करो जीरो मैट्रिक्स से, जीरो मैट्रिक्स से कंपेयर करोगे, देखो ये माइनस का 36 है, यहाँ पर माइनस का 36 है, तो प्लस माइनस माइनस तो इसलिए जीरो हो रहा है। पर इसको आप जीरो मैट्रिक्स से कंपेयर करोगे तो सभी वैल्यू जीरो, हमें चाहिए के की वैल्यू, के हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, फिर यहाँ पर आप यहाँ पर भी मिल रहा है वैसे तो, लेकिन सभी जगह सेम ही वैल्यू मिलेगी आपको। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, 54 प्लस 9 के किसके इक्वल, जीरो के, 9 के इक्वल्स टू -54, के की वैल्यू यहाँ से मिलेगी 9 6 54 -6, तो के की वैल्यू -6 मिल रही है हमें। तो यहाँ पर क्या मिल रही है हमें, के की वैल्यू -6। सिंपल, ये आप इसका आंसर लगा सकते हो, बी ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट 19th देखो आप, इसमें कह रहा है कि द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एस एन आपको गिवन क्या है, ये कह रहा है कि सम का फॉर्मूला गिवन क्या है। कभी कभी ऐसे कंडीशन दे देता है, ऐसे क्वेश्चन हमने किए भी हैं बुक में। देन द थर्ड टर्म ऑफ द सीरीज, इस सीरीज का थर्ड टर्म बताओ। देखो अगर आपने यहाँ पर 1 पुट किया तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म देगा, और फर्स्ट टर्म ए ही होता है। अगर आपने S2 फाइंड किया, S2 का मीन्स सम ऑफ 2 टर्म्स देगा, ठीक है, S2 का मीन्स होगा A1 प्लस A2। लेकिन अगर आपने S3 फाइंड किया, S3 का मीन्स क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3, ये देगा। तो ध्यान से देखो, आप इसे ऐसे भी कर सकते हो कि S2 S3 में से S2 माइनस कर लो, या तो सिंपली, क्योंकि अगर आप इन दोनों को माइनस करोगे, S2 माइनस करोगे तो ये A1 प्लस A2 है, इन दोनों को माइनस करोगे अगर आप, ये कैंसिल हो जाएगा, तो A3 की वैल्यू देगा कौन, S3 माइनस S2। S3 मीन्स यहाँ पर 3 पुट करेंगे हम। देखो अगर आप S3 निकाल रहे हो, यहाँ पर 3 पुट करेंगे n के प्लेस पर, n 3 स्क्वायर माइनस है 3, तो यहाँ पर 9 माइनस 3 कितना मिलेगा, S6। S3 की वैल्यू मिल रही है 6, और S2 करेंगे तो हम 2 स्क्वायर माइनस 2 मीन्स 4 माइनस 2, ये मिलेगा 2। तो यहाँ पे इन दोनों को माइनस करोगे, 6 माइनस 2 मिलेगा 4। समझ रहे हो आप सिंपल कैसे किया हमने फाइंड, कि हमने S3 में से S2 माइनस कर दिया। आप इसे ऐसे भी कर सकते थे कि आप पहले S1 फाइंड करो, S1 फाइंड कर रहे हैं तो आ रहा है 1 स्क्वायर माइनस 1 0। S2 फाइंड कर रहे हो तो क्या मिल रहा है आपको, 2 2 4 माइनस, ये रहा हमारा S2 मिल रहा है 2। ये S1 है, S2 है, लेकिन क्या है हमारे पास, S2 का मीन्स क्या होता है, A1 प्लस A2, A1 प्लस A2। A1 की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो A2 क्या मिलता है हमें, A2 की वैल्यू मिलती है हमें 2। A2 क्या मिल गया हमें 2, ओके। A2 की वैल्यू 2 मिल गई, लेकिन ये सेकंड टर्म है, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है इसमें, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए या तो आप देखो इसमें क्या कर सकते हो, हमारे पास फर्स्ट टर्म आ रहा है, सेकंड अगर हम इसका डी निकालें तो 2 ही आ रहा है, और 2 प्लस 2 करेंगे फिर भी हमें 4 मिलेगा। अगर हम इसका डी निकालें, और डी क्या होता है, A2 माइनस A1, A2 है 2 और माइनस 0 तो 2 ही मिल रहा है, D2 मिल रहा है। तो आप सेकंड टर्म में फिर डी ऐड कर दोगे, थर्ड टर्म 4 ही तो मिलेगा, ऐसे समझ सकते हो इसको सिंपली। तो ये होगा हमारा 19।
नेक्स्ट वाले में देखो क्या बोल रहा है कि इसमें बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जीपी, इसमें से कौन जीपी नहीं है। तो देखो ध्यान से, अगर हम कॉमन सेंस लगाएं तो यहाँ पर देखो 2 में 0 ऐड करेंगे, 2 में 2 माइनस करेंगे तो 0, लेकिन 0 में -2 करेंगे ये नहीं है, ठीक है। तो ये ना ही एपी है, और अगर हम जीपी की बात करें तो जीपी भी नहीं है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर क्या है, सी वाला ऑप्शन, तो सी वाला ऑप्शन -2 4 -8, ओके, -2 4 एंड -8। तो अगर हम जीपी चेक करते हैं तो आर वैल्यू, आर फाइंड करते हैं कॉमन रेशियो, मीन्स A2 अपॉन में A1 किसके इक्वल आना चाहिए, A3 अपॉन में A2, क्या इक्वल आ रहा है, -2, और यहाँ पर -2 आ रहा है, सही है। तो इसका मीन्स ये जीपी है। और अगर हम बी वाले चेक करें, बी वाले में क्या है, बी में 1/5 1/5 1/5, अगर सेम टर्म्स होते हैं तो ये क्या हो जाता है हमारा सेम टर्म्स। तो इसमें भी अगर हम A3 - A1, तो ये AP भी हो सकता है, GP भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि इसमें कॉमन रेशियो अगर हम देखें तो 1 होगा, कॉमन रेशियो क्या होगा 1, तो AP GP दोनों ही होगा ये। तो इसमें अगर हम ए वाला ऑप्शन देखें, ए वाला ऑप्शन क्या है, 1/3 है, 1 है, 3 है, 9 है। तो इसमें अगर हम GP का कॉन्सेप्ट यूज करें तो ये क्या A2/A1, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम A3/A2, लेकिन 3 ऊपर करेंगे तो ये भी 3 = 3, इसका मीन्स ये भी है, ये GP ये भी है, ये भी है। और इसको अगर हम चेक कर रहे हैं तो ये क्या है, ये भी जीपी फॉर्म कर रहा है। तो बस यही नहीं है, डी इसका आंसर है, सिंपल 20 में डी आएगा इसका, ओके। नेक्स्ट देखो आप इसमें 21st क्वेश्चन, तो यहाँ पर 21st क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 21st में कह रहा है कि इन द एडजॉइनिंग डायग्राम जी इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये सेंट्रोइड है। और सेंट्रोइड किसे कहते हैं ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ये हमने आपको बताया भी है। सेंट्रोइड क्या होता है, मीडियन का इंटरसेक्शन, जैसे ए से डी, ये ए डी क्या है, मीडियन है किसके लिए, बीसी के लिए। ऐसे यहाँ पर आप अगर ये लाइन ड्रॉ करते हो तो ये मीडियन होती है, ठीक है, तो मीडियन है, ये कॉन्सेप्ट है इसका। और एक और कॉन्सेप्ट है कि जो मीडियन है, मतलब सेंट्रोइड है, मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करती है, 2:1 में। तो आप इसमें सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके भी आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, क्योंकि हमें डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, एक्स और वाई, डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। आप सेक्शन फॉर्मूला लगाइए, डायरेक्ट कर लीजिए इसको, या फिर आप पहले सी फाइंड करिए, सी के बाद डी मिड पॉइंट ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आप सी फाइंड कर सकते हो तो पहले सी फाइंड कर लो, फिर उससे डी क्या कर सकते हो, फिर डी फाइंड कर लो। लेकिन अगर आप सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे हो ए एंड डी में, और ये जो जी पॉइंट है ये इसको किस रेशियो में, 2:1 में डिवाइड कर रहा है। ए की वैल्यू अगर आपको गिवन है 3, एंड यहाँ पर आपको एक्स वाई या फिर इसको x2 y2 लेट कर लो आप, ये वाली वैल्यू आप 5 - 5 लेट कर लो, ये x1 y1 लेट कर लेते हैं हम। देन हम कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे, देखो x वाली वैल्यू कैसे फाइंड होगी, जब हम x वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और x इक्वल्स टू क्या होता है, m1x2 + m2x1 डिवाइड बाय कितना, m1 + m2, ये होता है। एंड यहाँ पर x की वैल्यू इस बार क्या है 5, ये x की वैल्यू है हमारी, इक्वल्स टू m1, इसको हम m1 लेट करते हैं, उसको m2 लेट करते हैं। m1 क्या है 2, x2 क्या है x2 ही रहेगा, प्लस m2 क्या है 1, x1 क्या है 3, एंड डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम इसमें, m1 + m2, 2 + 1, 2 + 1 3 होगा, और 3 5 से 15, तो ये हो जाएगा इधर 15 इजिकल्स टू 2x2 + 3, 3 इधर आकर माइनस हो जाएगा, 12 इजिकल्स टू 2x2, 2 से डिवाइड कर देंगे 6, x2 की वैल्यू 6, मीन्स यहाँ पर एक वैल्यू 6 मिल रही है। क्या इसमें से पहला कोई 6 मिल रहा है, अगर ये मिल रही है ना फर्स्ट वाली वैल्यू ही आपको 6 मिल रही है, और कहीं पर कॉन्साइड कर ही नहीं रही है, एक में ही एक, ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है इसी में ही बस x वाली वैल्यू 6 मिल रही है, कहीं नहीं मिल रही, तो इसलिए यही इसका आंसर हो जाएगा। आप y की वैल्यू फाइंड कर लेना, y चेक करके वो यही मिलेगा हमें, ओके। तो एमसीक्यूज में हमें क्या करना होता है, फुल सॉल्यूशन नहीं करना होता, हिंट लेना होता है। अगर आपको हिंट मिल रहा है तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो, क्योंकि हमें इसका कोई सॉल्यूशन शो नहीं करना होता क्वेश्चन पेपर में। अब देखो जैसे 22s में कह रहा है कि इन द गिवन डायग्राम O इज द ओरिजिन, O ओरिजिन है, P इज द मिड पॉइंट, P मिड पॉइंट है किसका, AB का, एंड द इक्वेशन ऑफ OP, OP की इक्वेशन बताओ। अब इक्वेशन ऑफ लाइन बताने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, इक्वेशन ऑफ लाइन बताने के लिए हमारे पास या तो 2 पॉइंट होना चाहिए, फिर स्लोप, और एक सिंगल पॉइंट। अब देखो P पॉइंट हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि P मिड पॉइंट है किसका, B का एंड A का। अब B क्या है हमारे पास 0,2 होगा, क्योंकि y एक्सिस पर है, और ये x एक्सिस पर, तो इसमें y 0 होगा, लेकिन x की वैल्यू क्या है 4, तो 4,0। इन दोनों का मिड पॉइंट अगर हम निकालें P, तो P क्या होगा, x1 + x2 डिवाइड बाय 2, मीन्स 0 + 4 डिवाइड बाय 2, एंड 2 + 0 डिवाइड बाय 2,
यहाँ से आपको वैल्यू मिल रही है पी की क्या, यहाँ से वैल्यू मिल रही है 4 डिवाइड बाई 2 2 एंड 2 डिवाइड बाई 2 1, ये पी की वैल्यू मिल रही है 2,1 एंड ओरिजन है हमारे पास 0,0। इक्वेशन ऑफ लाइन आपको पता है क्या होती है। इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए पहले आप स्लोप निकालो, पहले ये कर लो y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो अगर आप इनको x2 y2 लेट कर रहे हो, इसको x1 y1 लेट कर रहे हो, देन क्या हो जाएगा, ये m की वैल्यू हो जाएगी y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 मीन्स 1/2। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है हमारी, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल्स टू में m x माइनस x1। और आप कभी भी इसको भूल जाओ कि यहाँ पर y आएगा यहाँ x आएगा, तो आपको क्या याद रखो, स्लोप। स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। आप इसको इधर लेके आओगे तो m के साथ कौन सी वैल्यू आती है, x वाली वैल्यू, y अकेला रहता है, तो यहाँ पर एक कर लेते हैं, एक को जनरल पॉइंट ऐड कर लेते हैं y2 को हम जनरल पॉइंट y कह लेते हैं y1। अगर हमने x1 y1 0 को ऐड किया, देखो x1 y1 0 को ऐड किया तो 0 लेंगे यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर x माइनस 0। वैसे देखो ये इक्वेशन अगर ओरिजिन से जा रही है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव वाली साइड है, तो जो पॉजिटिव वाला आंसर होगा वही होगा इसका, एक तो ये इसमें से कोई एक आंसर होगा। और अगर इसमें भी कॉमन सेंस लगाएं, ये 2 क्या आ रहा है, पॉइंट क्या आ रहा है 2,1 आ रहा है, जो 2,1 को सेटिस्फाई कर रहा है वही आंसर है। जैसे 2,1 x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1, ये इसमें बी आंसर होगा क्योंकि 2,1 को यही सेटिस्फाई कर रहा है। उसका आंसर देखना यही आ रहा होगा, क्योंकि y अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या मिल रहा है, y इंटू 2 y माइनस 0 y और y इंटू 2 2y और यहाँ पर x, तो बस यही आंसर मिल रहा है इसका बी। ओके, ये हो गया 22। नेक्स्ट देखो आप इसमें, नेक्स्ट देखें अगर हम इसमें 23, तो देखो 23 में क्या कह रहा है, इसमें बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर लाइन L1 इज पैरेलल टू लाइन L2। लाइन L1 पैरेलल है लाइन L2 के, कहाँ है लाइन L1, ये लाइन L1 और ये लाइन L2, ये दोनों लाइन पैरेलल, तो इनका स्लोप क्या होगा, सेम होगा। और ये कह रहा है कि इफ लाइन L3, ये जो लाइन L3 है ये परपेंडिकुलर है लाइन L1 पर। अब ये लाइन L1 पर परपेंडिकुलर है तो इस पर भी परपेंडिकुलर होगी। देन स्लोप ऑफ लाइन L2 एंड L3, L2 एंड L3 लाइन के स्लोप बताना। देखो ये इसका स्लोप अगर मतलब इसका इंक्लिनेशन 45 है और इसका स्लोप कितना हो जाएगा tan 45, और tan 45 कितना होता है 1, तो अगर इसका स्लोप 1 है तो इसका भी स्लोप 1 होगा, तो इसका भी स्लोप क्या होगा 1। ओके, और परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होता है -1 अपॉन m2 इक्वल्स टू -1 अपॉन m1, तो -1 अपॉन m करेंगे -1, बस इसका आंसर क्या होगा +1 -1, सी आंसर होगा 23rd में। तो 23rd हो गया हमारा सी आंसर। नेक्स्ट देखो आप इसमें ये हो गया हमारा 23rd। 24 देखो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस कट द पॉजिटिव एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पर कट करें और पॉजिटिव साइड कट करें। देखो इसका ऑप्शन अगर हम देखें, दोनों जिसके भी दोनों कोफिशिएंट सेम हो, जैसे यहाँ पर इसका भी कोफिशिएंट सेम है, इसका भी कोफिशिएंट है, तो वही इसका ऑप्शन हो, तो ये वाला हो सकता है या फिर ये वाला। लेकिन इसमें यहाँ पर अगर माइनस साइन आ रहा है ना, तो ये वाली जो लाइन है वो माइनस और पॉजिटिव इधर की तरफ कट करेगी, इधर की तरफ कट करेगी, ये माइनस एक्स एक्सिस माइनस की तरफ और वाई पॉजिटिव की तरफ। देखो हमेशा अगर आपको लाइन चेक करनी है तो वो किस क्वाड्रेंट में है, तो हमेशा आप देखो कि जो ए एक्स प्लस बी वाई वाली वैल्यू है इसको रख लो आप क्या लेफ्ट हैंड साइड में, और ये जो सी टर्म है इसको रख लो आप राइट में। ये वाला टर्म हमेशा पॉजिटिव बनाओ, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। और फिर इनके जो साइन आप देखोगे, अगर ये प्लस प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर ये माइनस प्लस है, अगर ये माइनस प्लस है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में, फिर ये माइनस माइनस तो थर्ड में, और ये प्लस माइनस तो फोर्थ में। ऐसे चेक कर सकते हो। और ये वाले देखो आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स प्लस वाई इजिकल्स टू क्या होगा 2 मिलेगा। और ये ऐसी लाइन है जो क्या करेगी पॉजिटिव साइड में आएगी हमारी, और एक्स पर भी 2 पर कट कर रही है, वाई पर भी इक्वल पर कट कर रही है, तो ये फर्स्ट इसका ऑप्शन है। ओके, तो 24th में क्या होगा फर्स्ट ऑप्शन होगा। 24th का फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट है 25th। देखो आप 25th में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि इन द गिवन डायग्राम रेलवे स्टेशन ए बी सी पी क्यू आर कनेक्टेड बाय स्ट्रेट ट्रैक। मींस देखो आपको एक डायग्राम गिवन क्या, और उसमें कह रहा है कि पी क्यू क्या पैरेलल है बी सी के। अभी कह रहा है टाइम टेकन बाय अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट 90 किलोमीटर पर आवर। अगर ये ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और इसको कहाँ जाना है, टू रीच बी फ्रॉम ए से बी की तरफ इसे जाना है स्ट्रेट पाथ पर। तो अगर आपको ये डिस्टेंस मिल जाए और स्पीड आपके पास है ट्रेन की, तो आप टाइम फाइंड कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, ए बी फाइंड करना है। ए बी फाइंड करने के लिए इसमें सिमिलरिटी का यूज करेंगे।
क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या ए बी फाइंड कर, ए बी कैसे फाइंड होगा, ये बी पी है तो हम क्या कर लेंगे इसमें ए बी। देखो इसमें बीपीटी थ्योरम यूज हो जाती है अगर ये वाली साइड गिवन की होती, इस वाले ये साइड गिवन की होती, ये वाली साइड हम फाइंड कर लेते बीपीटी थ्योरम से। लेकिन अब हम क्या करेंगे, सिमिलरिटी का यूज करेंगे। ट्राइंगल सिमिलर होगा हमारे पास कौन सा, ए पी क्यू किसके, ए बी सी के, या फिर बड़ा ट्राइंगल हम कह सकते हैं कि ए बी सी किसके सिमिलर होगा, ये सिमिलर होगा ए पी क्यू के। इसी के अकॉर्डिंग ए बी एंड ए पी का जो रेशियो होगा ये हमने सभी एक्सप्लेन किए हैं क्यों होता है, ये बी सी और पी क्यू के इक्वल होगा, बी सी एंड पी क्यू, बस यही ले लो आप, बी सी एंड पी क्यू। ए बी की वैल्यू को आप क्या कर सकते हो, एक्स प्लस 18 बोल सकते हो। ए पी हमारे पास कितना है एक्स, एंड बी सी हमारे पास कितना है देखो 50, ये रहा बी सी 50, एंड ये पी क्यू कितना है 20, 0 0 कैंसिल। अब इसको सोल्व कर लो, एक्स प्लस 18 इंटू 2 और यहाँ पर ये 5x, यहाँ पर ये 2x, इसको हम इधर सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो 2 को इधर मल्टीप्लाई किया, x को इधर, 2x प्लस 36 इक्वल्स टू 5x, 2x को इधर लेके आओ तो ये कितना हो जाएगा 3x, और 3 से इसको डिवाइड कर दो तो ये जाएगा 12। ओके, x की वैल्यू 12, x की वैल्यू 12 हो गई। देन ए बी कितना होगा देखो, ए बी हो जाएगा 12 प्लस 18, ये हो जाएगा 30 किलोमीटर। और अगर हम टाइम निकालें तो टाइम इजिकल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। डिस्टेंस कितनी है 30, इस टाइम और स्पीड कितनी है 90, कैंसिल करोगे कितना आ रहा है 1/3 आर आएगा, लेकिन ये मिनट में बोल रहा है तो 60 से आप मल्टीप्लाई कर लो 20, तो यह आ जाएगा 20 मिनट, 25 में हो जाएगा 20 आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं इसमें। 26 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि इन द ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ में क्या क्या गिवन है, सी एंगल किसके इक्वल है, एफ एंगल गिवन क्या है, और रेशो किस किसका, ए बी बी सी, ए बी एंड डी ई, ए बी एंड डी का रेशो किस किसके इक्वल है, बी सी एंड ई एफ के इक्वल है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि अगर हमारे पास ये चीज़ें गिवन है तो ये जो एंगल है ये इनके बिटवीन आ ही नहीं रहा है, तो अगर ये इनके बिटवीन नहीं आ रहा तो आप क्या इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंसी हो सकती है इसमें, मतलब सिमिलरिटी हो सकती है। तो इनमें से कोई भी सिमिलर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कोई प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, तो एंगल एंगल, या फिर इसी को हम एंगल 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 बोलते हैं, या फिर हमारे पास क्या है साइड 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 का रेशियो हमारे पास गिवन हो तब हम कर देते हैं, या फिर हमारे पास क्या हो साइड एंगल्स, लेकिन इसमें साइड एंगल साइड तो है लेकिन एंगल क्या है बिटवीन नहीं है, जैसे हम साइड एंगल साइड नहीं बोलेंगे, इसलिए हम इसमें डी ऑप्शन लगाएंगे, सिमिलरिटी ऑफ द गिवन ट्रायंगल कैन नॉट बी डिटरमाइन। अगर ये कंडीशन गिवन की है तो हम सिमिलरिटी के लिए कुछ भी नहीं बोल सकते, नहीं कर सकते हम इसको सिमिलर। 27 में देखो, इन द एडजॉइनिंग डायग्राम एस टी इज नॉट पैरेलल, अगर ये एस टी इसके नॉट पैरेलल है, ये यहाँ पर विजिबल भी हो रहा है, हमें क्लियरली पता चल रहा है पैरेलल नहीं है, और इसने बता दिया हमें द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर पी क्यू आर पैरेलल्स टू टी एस आर। पी क्यू आर, ये जो पी क्यू आर है हमारा ये वाला ट्रायंगल, ये टी एस आर के सिमिलर कैसे है ये बताओ, किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो देखो ध्यान से, इसमें एक एंगल तो गिवन है हमें, ये एंगल गिवन है, और इस वाले सिमिलरिटी के रूल के अकॉर्डिंग जैसे हमने आपको बताया था, तो पी एंगल किसके इक्वल होगा, टी के। पी एंगल कहाँ बन रहा है, ये पी एंगल टी के इक्वल होगा। ओके, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इसके। और ये जो क्यू होगा, देखो यहाँ पर जो आर, तो आर और आर कॉमन है हमारे पास, और यहाँ पर जो क्यू होगा वो एस के होगा। क्यू, ये जो क्यू है हमारे पास ये किसके इक्वल होगा, एस के। देखो इसमें से इन दोनों में से कोई भी एंगल गया तो ये वाला इसके या फिर ये वाला इसका, जिसने भी बताया वही होगा। जैसे यहाँ पर क्यू किसके इक्वल होना चाहिए, क्यू होना चाहिए एस के, तो क्यू एस है नहीं है, ठीक है, बीच में तो होता है हमारा एंगल, पी एस के इक्वल बताया यहाँ पर, पी एस के, तो पी एस के इक्वल होगा ही नहीं, क्योंकि अगर ये लाइन पैरेलल नहीं है तो ये होगा ही नहीं। क्यू एस के इक्वल होगा क्या, क्यू एस के इक्वल, यस क्यू एस के इक्वल होगा, तो ये इसका ऑप्शन होगा। यहाँ पर देखो आर और एस वाला तो हमें रिलेशन लेना ही नहीं है, क्योंकि आर तो आर कॉमन ही है इसमें, तो इसमें सी है। क्यों, क्योंकि इसमें एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर का एंगल ये रहा, एंगल पी क्यू आर, ये वाला एंगल किसके इक्वल बताया इसने, बोला है टी एस आर के, इस वाले एंगल के। तो बस ये वाला एंगल अगर इसके इक्वल है देन ये क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा, ये एंगल कॉमन होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल, तो इसलिए इसमें सी ऑप्शन है। तो हम यहाँ से ही चेक कर लेंगे कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा, क्योंकि हमने सिमिलरिटी में आपको ये एक्सप्लेन किया कि अगर ये दोनों ट्रायंगल इसने सिमिलर बोले हैं तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल और साइड हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसी से फाइंड कर सकते हैं कि फर्स्ट वाले टी के इक्वल होगा क्यू, सेकंड वाले एस के इक्वल होगा आर के इक्वल होगा सेम, ऐसे कर लेते हैं हम इसमें। 28 वाला देखो आप,
28 में कह रहा है कि द स्केल फैक्टर ऑफ अ पिक्चर एंड अ एक्चुअल हाइट, पिक्चर और एक्चुअल हाइट का जो स्केल फैक्टर 20:1.6 मीटर है, तो सेम यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो आप इसमें 100 की मल्टीप्लाई कर लोगे। और फिर ये कह रहा है कि इफ हर हाइट इन द पिक्चर इज 18 सेंटीमीटर, अगर पिक्चर में इसकी हाइट 18 सेंटीमीटर, देन एक्चुअल में बतानी है कितनी हाइट होगी, एक्स की वैल्यू बता दो सिंपल। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर आप एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर सकते हो, पॉइंट हटाओगे नीचे, 10 से 10 कैंसिल हो रहा है, और 2 से कैंसिल करोगे 1/8 मिलेगा आपको, यहाँ 18/x, और x इजिकल्स टू क्या होगा 18 जो होते हैं 144, ये 144 सेंटीमीटर, लेकिन 144 सेंटीमीटर नहीं है, मीटर में आंसर, तो मीटर में आंसर कैसे फाइंड करेंगे, 140 ये जो 144 है इसमें 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करोगे तो 1.44 सेंटीमीटर मिलेगा, तो ये होगा हमारा डी ऑप्शन इसमें करेक्ट। ओके, तो 28 का क्या होगा डी। नेक्स्ट हमारे पास 29 इसमें बोल रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर ओ इज द सेंटर, ओ सेंटर है हमारे पास, एंड द सेमी सर्कल, एंड ये कह रहा है कि एंड द सेमी सर्कल ड्रोन, और सेमी सर्कल ड्रोन हो रहा है ओ ए पर एक सेमी सर्कल बनाया, देखो एकदम यहाँ पर क्या हो गया, डिफरेंट फिगर बनाया है इसने, और उसमें बोला कि ए पी क्यू की वैल्यू अगर 20 है, देन द डिग्री मेजर्स ऑफ ओ ए क्यू की वैल्यू बताओ, ओ ए क्यू की वैल्यू, ये वाला एंगल बताना है, बताओ कुछ प्रॉपर्टी यूज हो रही है क्या इसमें। देखो अगर इसमें सेमी सर्कल कहा तो ये एंगल 90 होगा, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल 90 होता है, तो अब ये वाला एंगल कैसे फाइंड करें, कुछ प्रॉपर्टी जैसे 20 एंगल इन सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी, लेकिन सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी हो तो जाएगी, लेकिन जब ये क्या होगा इस सर्कल को टच करेगा तब ये 20 तो ये 20 होगा, लेकिन इसमें इसका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। अब इसको अगर हम फुल सर्कल में देखें तो ये 90, ये 20, ट्रायंगल ए पी क्यू में देखें अगर हम ए पी क्यू में, इन ट्रायंगल ए पी क्यू में, तो ये 20, ये 90, देन ये वाला एंगल कितना होगा 90 20 110, और इसमें से माइनस कर देंगे 180 में से, तो ये मिलेगा 70। ये बात समझ में आई आपको सिंपल, ये 90, ये 20, 110, 180 में से माइनस किया 110, देन ये वाला एंगल मिलेगा 70, लेकिन ये कंप्लीट एंगल है ये 170, लेकिन हमें फाइंड करना सिर्फ छोटा वाला एंगल, ये कौन सा ओ ए क्यू, हमें छोटा एंगल फाइंड करना। तो अगर हम ये वाला फाइंड कर लेते हैं तो बस इसे माइनस कर देंगे 70 में से, और ये एंगल अगर 20 है तो ये भी 20 होगा, क्यों, क्योंकि एंगल क्या है इन सेमी सर्कल, क्योंकि देखो ध्यान से ये वाला जो एंगल है इस वाला एंगल के इक्वल होगा, ये वाले दोनों एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि देखो ये भी रेडियस सर्कल है, ये भी रेडियस सर्कल है, ओ पी, ये जो ओ पी है ये भी रेडियस सर्कल की, ओ ए भी रेडियस ऑफ सर्कल, देन ये 20, ये भी 20, और अभी हमने ये 70 फाइंड किया तो 20 - 70 50 हो जाएगा, देखते ही आप यहाँ पे टिक कर दोगे 50 इसका आंसर है, ऐसे कर सकते हो उसको सिंपली। नेक्स्ट देखते हैं इसमें 30th क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है कि आपको अगर एंगल ए बी सी 50 गिवन किया है तो आपको एक्स वाई जेड फाइंड करना है, तो सिंपल ये टेंजेंट वगैरह गिवन है, तो एक्स वाई जेड देखो ये तो डायरेक्ट 50 हो रहा है, डायरेक्ट 50, क्यों, प्रॉपर्टी है डायरेक्ट, क्या, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कोड इक्वल्स टू एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट, तो ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी है, ये एंगल होगा 50। अगर इसके अच्छी से डिटेल में जानना है तो आप हमारा लॉन्ग लेक्चर देखिए टेंजेंट एंड इंटरसेक्टिंग कोड, उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि क्यों होगा, इसका प्रूफ भी बताया गया कि कैसे होता है। अब देखो ये 50 है तो ये 100 होगा, क्योंकि एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस, तो ये 100 होगा। अब ये 100 है तो ये दोनों साइड इक्वल है, देन ये वाला एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये 40 क्या इक्वल होंगे एंगल, तो बस इसका ऑप्शन क्या होगा ए, 30 का क्या होगा ए ऑप्शन होगा, सिंपल। नेक्स्ट इसमें देखते हैं 31st, तो 31st में देखो यहाँ पर भी सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पर बोल रहा है कि एंगल टी पी एस, देखो यहाँ पर ये वाला एंगल 45 और ये 30 है, और इसमें भी वही प्रॉपर्टी हो रही है ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी, तो ये अगर टेंजेंट है तो टेंजेंट और ये कोड, तो टेंजेंट और कोड के बिटवीन बनने वाला एंगल ऑल्टरनेट सेगमेंट में बनने वाला, इसी कोड से ऑल्टरनेट सेगमेंट में बनने वाला एंगल के इक्वल होता है, तो ये भी 30 होगा। ऐसे सेम ये 45 होगा, ये भी वही है प्रॉपर्टी, कोड और टेंजेंट के बिटवीन बनने वाला एंगल ऑल्टरनेट सेगमेंट में बनने वाले एंगल के इक्वल, और ये कितना हो गया अगर हमारा, ये हो गया 75, और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या है अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो इन दोनों का सम क्या होगा 180, तो आप 180 में से क्या माइनस कर दो 75 माइनस कर दो 105, आंसर होगा इसका डी। 31st का क्या होगा डी आंसर होगा, सिंपल। नेक्स्ट देखो आप इसमें 32, इसमें कह रहा है कि इस सिलेंड्रिकल मेटेलिक वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ, एक सिलेंड्रिकल मेटेलिक वायर है जिसको स्ट्रेच करके डबल कर दिया गया है, तो इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट चेंज फॉर द वायर, इसमें से क्या चीज नहीं होगा, तो वॉल्यूम चेंज नहीं होती, सब कुछ चेंज हो जाएगी, वॉल्यूम चेंज नहीं होगी, सिंपल, क्योंकि मटेरियल तो उतना ही रहेगा सेम।
जिस मटेरियल से वो बना है। ए कह रहा है कि इसमें कह रहा है 33 में, ए राइट सर्कुलर कोन हैज अ रेडियस ऑफ द बेस इक्वल्स टू द हाइट। इसकी जो रेडियस है हमारी वो उसकी किसके इक्वल है, इसके हाइट के इक्वल है, मीन्स रेडियस एंड हाइट इक्वल है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन, कोन की वॉल्यूम होती क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कितना है 9702। तो आपको कह रहा है कि देन द डायमीटर ऑफ द बेस, डायमीटर बताना है। पाई की वैल्यू 22/7 अगर आप यूज करोगे 1/3 22/7। देखो अगर आपको डायमीटर बताना तो आप हाइट को भी रेडियस के टर्म में पुट कर लो, क्योंकि हम रेडियस फाइंड कर लेंगे, वही सेम हाइट होगी वैसे। और वैसे भी हमें हाइट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है इसमें, रेडियस। तब ये 3 और 7 ऊपर लेके आएंगे और ये 22 नीचे। अब आपको बस क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें क्या होगा, 2 से कैंसिल कर लो 11, 2 से कैंसिल किया आपने, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, और ये 0 है अगर हमारा, तो ये 2 5 जा 10 एंड 2 1 जा 2, 4 से 11 से अगेन कैंसिल करके देखो, कैंसिल हो रहा होगा ये 4, 11 4 जा 44, फिर 4 कैरी होगा, 11 4 जा 44, 11 1 जा 11, और ये 3 इंटू 7। अब देखो अगर हमें करना है क्यूब रूट, अगर हमें क्या करना है क्यूब रूट करना है, तो आप उसके फैक्टर करने हैं 4 4 1 के। देखो 4 4 1 के फैक्टर 3 और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 1 जा 3 1 कैरी, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, फिर 3 से अगेन भी हो रहा है, कितना होगा 3 से अगेन, 3 4 जा 12, 3 9 जा, 3 से अगेन नहीं हो रहा लेकिन 7 से हो रहा है, 7 7 बस तो हो गया 3 3 3 3 7 7, ये फैक्टर इसके मिले हमें, और 3 और 7 पहले से था। देखो 3 का पेयर बन गया, ठीक है, एंड 7 के 3 3 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो एक 3 और एक 7 बाहर आएगा, ये 21 इसकी रेडियस हो जाएगी। 21 रेडियस है तो इसका डबल क्या होगा, इसका डायमीटर होगा, क्योंकि मैं डायमीटर बताना है। तो बस आप इसको पेशेंस के साथ करना है ऐसे क्वेश्चन हो, क्योंकि कभी कभी बच्चे 21 ही आंसर लगाकर आ जाते हैं और मिस्टेक हो जाती है क्वेश्चन, ईजी क्वेश्चन में भी। तो आप क्या करिए, बस इसको सिंपल अच्छे से करिए, और क्वेश्चन को किसी भी क्वेश्चन को ज़्यादा खुश होकर मत करना, आप बिल्कुल पेशेंस के साथ करना, क्योंकि कभी कभी हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि क्वेश्चन को गलत मार्क करके आ जाते हैं, जल्दी से हम कहते हैं कि हाँ यही होगा, डायरेक्ट कर दो। अब इसको समझो 34th डिफरेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सॉलिड स्फीयर विद अ रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर इज कट इनटू 4 आइडेंटिकल पीसेस बाय द 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन। तो अगर आप इसको 3D में इमेजिन कर पा रहे हो, तो इसमें से अगर हम कट करके निकालेंगे जो पीस मिलेगा कुछ ऐसा मिलेगा ये, और इसी के पीछे एक इस तरीके का पीस होगा, समझ रहे हो आप। तो इसका अगर आप 3D फिगर देख पा रहे हो तो कुछ इस तरीके का फिगर है इसका, ही समझ रहे हो आप, ये इस तरीके का क्या है, ये हाफ फिगर है। अब इसका जो फुल ये कह रहा है कि इसका फाइंड टोटल सरफेस एरिया बताना है जो हमने पीस निकाला है। तो अगर आप किसी भी, आपके पास बॉल है, कोई भी क्रिकेट बॉल है, उसके 4 पार्ट करते हो इक्वल, तो एक जो पार्ट मिलेगा कुछ इस टाइप का मिलेगा आपको, ओके, जैसे एप्पल के आप स्लाइसेस कर सकते हो, तो उस तरह का पीस मिलेगा। तो उस पीस में एक तो ये सेमी सर्कल होगा, देखो जो सेमी सर्कल ड्रॉ किया हमने, इसमें 2 सेमी सर्कल भी होंगे, एक ये वाला जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो जब इसको हम कट करेंगे, ठीक है, एक ये वाला सेमी सर्कल होगा इसमें, समझ रहे हो आप, और इसमें एक और सेमी सर्कल होगा जो नीचे इस तरीके से है हॉरिजॉन्टल वाला, और ये वाला सरफेस एरिया तो है ये, ठीक है, ये सरफेस एरिया तो है। जैसे आप नींबू को कट करके कर सकते हो, बिल्कुल अच्छे समझ सकते हो, अगर नींबू के, ठीक है, लेमन के 4 इक्वल पार्ट्स करोगे तब आपको जो शेप मिलेगी उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। रेडियस लेकिन आर ही रहेगा, तो अगर हम क्या करते हैं, इसका रेडियस 4 ही है हमारा, तो इसमें जो ये वाला जो एरिया है, टोटल एरिया कितना होता है स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसका 1/4 पार्ट है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाहर का एरिया से, जो ऊपर ऊपर का एरिया ये क्या होगा पाई आर स्क्वायर। लेकिन एक सेमी सर्कल ये और एक सेमी सर्कल ये, तो कंप्लीट सर्कल होगा, और कंप्लीट सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर इसका आंसर मिलेगा आपको। 2 पाई की वैल्यू अगर हम ऐसे ही रहने देते हैं और आर की वैल्यू इस पर 2 पुट करते हैं, तो 4 4 जा 16 2 जा 32 जा 32 पाई, इसका आंसर होगा बी। 34 का क्या होगा, बी आंसर होगा 32 पाई, सिंपल ये होगा इसमें 34 का बी। नेक्स्ट हमारा 35th कह रहा है कि 2 आइडेंटिकल सॉलिड्स हेमिस्फीयर आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट। 2 हेमिस्फीयर्स हैं, इनको अगर हम क्या कर देते हैं, एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं इस टाइप से, तो ये हमें क्या मिल रहा है, स्फीयर मिल रहा है कंप्लीट। तो कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द 2 हेमिस्फीयर्स टू दिस सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। अब देखो 2 हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया कितना होगा, एक हेमिस्फीयर का 3 पाई आर स्क्वायर, दूसरे का 3 पाई आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर, और इसका सरफेस एरिया कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या मिलेगा आपको 2 3 जा 2 2 जा 4, ये मिलेगा 3:2। तो
तो सिंपल 35 का क्या हो गया 3:2 होगा, सिंपल आंसर। नेक्स्ट अगर आप देखो इसमें 36 कह रहा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू में से क्या होगी। अब देखो ध्यान से देखो, ये tan कोट में आ रहे हैं सभी आंसर्स, तो अगर इनको हम tan कोट में चेंज करें, कोसेक को लिख सकते हो आप 1 प्लस कोट स्क्वायर, क्योंकि आपको आइडेंटिटी पता होना चाहिए क्या कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो आप कोसेक स्क्वायर थीटा के प्लेस पे क्या लिख सकते हो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ऐसे सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होती है, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 और 1 2 हो रहा है, और ये कोट स्क्वायर tan स्क्वायर हो रहा है। तो ध्यान से देखो आप, ये कोट स्क्वायर थीटा, ये tan स्क्वायर थीटा, और ये आ रहा है 2, लेकिन ऐसा कुछ किसी में भी आंसर नहीं है। तो अगर आप सी वाले को देखोगे ना, सी को सोल्व करोगे तो यही मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ आप कोट स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, मीन्स कोट और tan, ओनली कोट और tan लिख सकते हो। तभी क्या मिल रहा है a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab। क्यों लिख सकते हैं इसको कोट और tan? क्योंकि tan और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और अगर हम tan को 1/कोट या कोट को 1/tan कर देते हैं, कैंसिल होकर ये 1 ही देगा। समझ रहे हो आप? इसीलिए इसका आंसर क्या होगा सी इसका आंसर है, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये मिलेगा आपको, ठीक है, और इससे आप ये भी बना सकते हो। तो सी इसका आंसर है करेक्ट। 37 में देखो क्या रहा है कि ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है हमारे पास, तो a माइनस बी बताओ कितना होगा। तो बताइए a माइनस बी, ए की वैल्यू है क्या हमारे पास 3 सेक स्क्वायर थीटा, माइनस बी की वैल्यू है 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2, यहाँ पर ये 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 2, इन दोनों में से कॉमन लेंगे 3, तो यहाँ होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज प्लस 2, सेक स्क्वायर tan स्क्वायर कितना होता है 1, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, तो इसका आंसर होगा डी का 37 का डी। ओके, 37 का डी होगा, सिंपल। नेक्स्ट देखो आप इसमें 38 में कह रहा है कि एट अ सर्टेन टाइम ऑफ अ डे द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द पोल टू द हाइट, और क्या होगा इसकी शैडो का लेंथ ऑफ द शैडो इज 1:3। एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन ये इसका परपेंडिकुलर है, इसका बेस है, बेस परपेंडिकुलर, tan यूज कर लो, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये 1/√3 होता कहाँ है 30 पर होता है, तो सिंपल इसका आंसर क्या होगा 30, क्योंकि आप इसे tan 30 लिख सकते हो। तो एंगल कंपेयर करेंगे अगर हम, तो क्या होगा थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो सिंपल है ये हमारा क्वेश्चन 38। नेक्स्ट देखो आप 39 क्या कह रहा है, ए मैन स्टैंडिंग ऑन अ शिप अप्रोचिंग द पोर्ट टुवर्ड्स द लाइट हाउस इज ऑब्जर्विंग। ऐसा क्वेश्चन तो हमारा सैम्पल पेपर में भी आया था, अप्रोचिंग टू द टॉप ऑफ द लाइट हाउस। तो एक बंदा है कि वो क्या कर रहा है, लाइट हाउस की तरफ अप्रोच कर रहा है, और अप्रोच करने में उसे 10 मिनट लग रहे हैं। आफ्टर 10 मिनट ये कह रहा है इन 10 मिनट्स द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस चेंजेस फ्रॉम अल्फा टू बीटा। ये अल्फा से बीटा हो गया, तो बताओ इसमें कौन ग्रेटर होगा, कौन लेस। अब लगाओ इसमें कॉमन सेंस कि अगर आप किसी भी प्लेस से दूरी पर खड़े हो और आप उसको उसके टॉप को देख रहे हो, तो आपको अपनी गर्दन को कम उठाना पड़ेगा, ठीक है, कम राइज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसके जैसे जैसे पास जाओगे, नजदीक जाते जाओगे, तो आप अपने रूम में कहीं पर भी हो आप, तो आप इस चीज को इमेजिन कर सकते हो, जैसे जैसे आप उसके पास जाओगे उसी पॉइंट को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपको अपनी गर्दन को उतना ही ज्यादा ऊपर करना पड़ेगा। इसलिए ये वाला एंगल ग्रेटर होगा, बी ग्रेटर होगा, और ए स्मॉलर होगा, इसलिए आंसर क्या होगा इसका बी। 39 में बी होगा, सिंपल। अब आ जाते हैं इसमें हम 40th क्वेश्चन। अब देखो 40th क्वेश्चन ये असर्शन रीजन पर बेस्ड है, ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं इस बार हमारे। क्या बोल रहा है कि डिफरेंस इन क्लास मार्क ऑफ द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास का जो क्लास मार्क होगा एंड द मीडियन क्लास ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या 0 होगा। अब मॉडल क्लास जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, तो मॉडल क्लास ये है, इसका क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, दोनों को सम करो और डिवाइड बाय 2 कर दो तो 55 मिलेगा। मॉडल क्लास का क्लास मार्क कितना मिल रहा है 55। और मीडियन क्लास कैसे निकालोगे आप, अगर आप मीडियन क्लास निकालोगे तो आप इसके लिए टेबल बनाते हो, मीन सी एफ वाली वैल्यू, ये एफ आई सी एफ बना लेते हैं, 1 ही रहेगा, 1 में 3 ऐड करेंगे 4, 4 में 2 ऐड करेंगे 6, 6 में 6 ऐड करेंगे 12, 12 में 2 ऐड करेंगे 4, कितना 16। समझ रहे हो ना आप कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, आप इधर देख सकते हो कैसे करते हैं कि अगर हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लेते हैं, ओके, फ्रीक्वेंसी कितनी है 1, 3, 2, 6, 4, तो इसकी जो सी एफ वाली वैल्यू कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं किसके लिए, मीडियन के लिए, तो 1, 1 में 3 ऐड करेंगे 4, 4 में 2 ऐड करेंगे 6, 6 में 6 ऐड करेंगे 12, 12 में 4 ऐड करेंगे 16, और 16 का आधा होगा 8, और 8 किसके बिटवीन लाई कर रहा है, इन दोनों के बिटवीन लाई कर रहा है। तो जो नेक्स्ट वाली रो है यही हमारी क्या
ये रो हमारी किस में आ रही है, ये रो हमारी किस में होगी, देखो 6 और 12 के नेक्स्ट वाली रो में भी हमारा 50 to 60 आ रहा है, उसका भी क्लास मार्क 55 ही रहेगा, दोनों का ही क्लास मार्क 55 है, तो 55 माइनस 55 जीरो ही देगा, इसका मीन्स असर्शन इसका करेक्ट है। फिर ये रीजन में बोल रहा है, रीजन में क्या बोल रहा है कि मॉडल क्लास एंड द मीडियन क्लास आर ऑलवेज द सेम, क्या मॉडल क्लास और मीडियन क्लास ऑलवेज सेम होती फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ऐसा नहीं है, वो चेंज भी हो सकती है। वैसे मॉडल क्लास एंड मीडियन क्लास आर ऑलवेज द सेम। वैसे अगर हम देखें वैल्यूट करें तो ये इसी के नियर बाई लाई करती है, तो यहाँ पर हम सिंपली कह सकते हैं कि ऑलवेज सेम नहीं होती हमारी क्लास, क्या मॉडल क्लास एंड मीडियन क्लास। इसमें क्या होगा, असर्शन तो ट्रू आ रहा है, रीजन फॉल्स आ रहा है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। 41 में देखते हैं, इसमें बोल रहा है कि असर्शन फॉर अ कलेक्शन ऑफ 11 एरे डेटा द मीडियन इज द मिडिल नंबर, यस मिडिल नंबर ही क्या होगा, इसका मीडियन होगा, करेक्ट है। मीडियन का मीन्स क्या होता है, मिडिल नंबर ही तो होता है। फॉर दिस डेटा, अब इस डेटा के लिए द मीडियन इज 13, क्या इस डेटा के लिए मीडियन 13 होगा, आप इसको कैलकुलेट करो, क्या मीडियन 13 होगा, तो यहाँ पर है 5, पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, 5 7 और 5 7 के बाद 9, फिर 10 10 11 एंड 13, ये है। तो अब इसको आप देख पा रहे हो 13 बिल्कुल लास्ट में, तो बिल्कुल भी मीडियन नहीं होगा इसका, मीडियन क्या है इसका 10 है, इसलिए गलत है, ए ट्रू है और आर फॉल्स है, तो आर फॉल्स है इसमें, सिंपल ये करना था इसमें 41 में। नेक्स्ट है हमारे पास 42, 42 में कह रहा है कि अंकित हैड द ऑप्शन ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी ए वेयर 7% 100 रुपीज शेयर्स आर अवेलेबल एट 120 और इन कंपनी बी वेयर 8% 100 रुपीज शेयर मीन्स ये डिविडेंड है, ये नॉमिनल वैल्यू है, अवेलेबल एट 1620। तो बताना है कि इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए इज बेटर देन कंपनी बी, तो दोनों का प्रॉफिट निकालो आप, दोनों का रिटर्न या प्रॉफिट कह सकते हैं। तो कैसे निकालते हैं, देखो आपको पता है कि नॉमिनल वैल्यू इनटू में डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड किसके इक्वल होता है, मार्केट वैल्यू इनटू में रिटर्न। तो रिटर्न के लिए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो रिटर्न परसेंट के लिए, कि इनको हम डिवाइड कर लेते हैं डायरेक्ट मार्केट वैल्यू से। तो आप इसका रिटर्न, ए कंपनी का रिटर्न कैसे फाइंड करोगे, नॉमिनल वैल्यू इनटू में रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन में मार्केट वैल्यू। देखो आप नॉमिनल वैल्यू क्या है कंपनी ए के लिए 100 रुपीज़ है, डिविडेंड कितना है 7% और मार्केट वैल्यू कितनी है 120, कैलकुलेट करो, ये आ जाएगा हमारे पास कुछ इस टाइप से 70 अपॉन में 12, फिर समथिंग में कितना आएगा 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, तो 12 5 जा 5 पॉइंट समथिंग आ रही इसकी वैल्यू, 12 5 जा 60, 10 फिर 12 8 जा 5.8 एंड रिटर्न फॉर कंपनी बी कितना होगा, नॉमिनल वैल्यू क्या है इसकी 1000, रेट ऑफ डिविडेंड 8% और डिवाइड बाय क्या 1620, कैंसिल करो 0 से 0, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 800 डिवाइड बाय 162। तो अगर हम इसको चेक करें ये कितना आएगा डिवाइड करके, 2 से डिवाइड कर लोगे तो 400 एंड ये कितना आ रहा है 2 8 एंड 2 1 जा 2 81 81 5 जा ये 6 टाइम में हो जाएगा, ये 6 8 जा 48 होते हैं, नहीं हो रहा तो 5 टाइम में अगर हम देखें इसको 81 5 से कितने होते हैं 5 1 5 5 8 जा 40, तो 5 टाइम भी नहीं हो रहा है, तो इसका मीन्स इसकी वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग आएगी, तो ए वाली बेस्ट है हमारे पास। कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट इन कंपनी इज बेटर, तो यस असर्शन क्या है इसका ट्रू होगा, 42 में असर्शन ट्रू होगा। और फिर ये कह रहा है द रेट ऑफ इनकम इन कंपनी ए इज बेटर देन इन कंपनी बी, ये तो सही है। तो रेट ऑफ इनकम क्या है यहाँ पर, जो रेट ऑफ इनकम मिल रहा है हमें कंपनी ए में क्या मिल रहा है, बेटर मिल रहा है, सही है। तो अगर रेट ऑफ इनकम क्या मिल रही है हमें, बेटर मिल रही है कंपनी में, इसी वजह से इन्वेस्टमेंट भी ए कंपनी में ही बेस्ट है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू ले रहे हैं, और आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, अगर उसे रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है तभी तो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसमें, तो सिंपली इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए होगा इस बार, क्योंकि रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, असर्शन का 42 में ए। नेक्स्ट हमारे पास 43, इसमें बोल रहा है देखो असर्शन ये गिवन है, ये कह रहा है कि जो पॉलिनोमियल है इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, क्या डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है, यस ये डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है। किसे कहते हैं, डिग्री कहते हैं ये जो पॉलिनोमियल में जितने भी वेरिएबल यूज हो रहे हैं उसकी सबसे हाईएस्ट पावर, जैसे इन इंडिविजुअल टर्म्स में, जैसे इसमें कितने टर्म्स है 1 2 3 4, इन इंडिविजुअल टर्म्स का सबसे बड़ा जो क्या होगी पावर होगी वेरिएबल की, वही क्या होगी इसकी डिग्री। जैसे यहाँ पर x की सबसे बड़ी पावर क्या है 3, तो इसलिए इसकी डिग्री क्या है 3, तो ये करेक्ट है।
ये कह रहा है कि x प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल, क्या x प्लस टू इसका फैक्टर हो सकता है? तो आप क्या करो, x की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करो, कितनी मिलेगी आपको x की वैल्यू, अगर हम जीरो के इक्वल रखते हैं इसको तो मिलेगी माइनस टू। आप माइनस टू इसमें पुट करके देखो, अगर माइनस टू पुट करने पर इसका आंसर कितना आ रहा है, जीरो आ जाए। माइनस टू पुट करने पर अगर इसका आंसर जीरो आ जाए तो बस यही है, माइनस टू का क्यूब माइनस एट, प्लस टू, टू का माइनस टू का स्क्वायर फोर, माइनस टू और ये प्लस टू हो जाएगा, ये माइनस टू ही कैंसिल, एंड प्लस एट माइनस एट कैंसिल, जीरो। यस, ये इसका क्या है, जीरो भी। लेकिन क्या ये इसका रीजन हो सकता है? नहीं, रीजन तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि भी फैक्टर तो इसके और कुछ भी हो सकते हैं, तो इसलिए बोथ ट्रू हो जाएंगे इसमें, लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, ऐसा 43 का डी होना चाहिए। ठीक है, both r and both a and r are correct and r is not a correct explanation of a, ये हो सकता है, या फिर सिंपल हम ये कह सकते हैं कि both a and r true। ठीक है, both a and r true कह सकते हैं इसमें, ये भी सिंपल हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, both a and r true और r is not the correct explanation of a, ये भी हो सकता है। वैसे इसमें b भी हो सकता है क्योंकि r करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी नहीं है इसका, ये भी कह सकते हो आप, और d भी ऑप्शन हो सकता है। तो ये इसमें दोनों ही हो सकते हैं। वैसे आप इसमें अगर ये भी लगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें हम डी करते हैं कि भी दोनों करेक्ट है, लेकिन एक्सप्लेनेशन के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, इसलिए इसमें क्या कर रहे हैं, डी यूज कर रहे हैं। 44 में कह रहा है कि द पॉइंट दिस इज इनवेरिएंट अंडर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन दिस, क्या इस लाइन के रिस्पेक्ट में क्या ये इनवेरिएंट होगा? अगर हमें एक्स वाई एक्सिस ले लेते हैं, एक्स इजिकल्स टू माइनस टू लाइन बनेगी यहाँ पर, यह है एक्स इजिकल्स टू माइनस टू लाइन, और यहाँ पर है माइनस टू कोमा 8 पॉइंट, तो माइनस टू कोमा 8 पॉइंट यहाँ पर होगा कहीं। तो क्या ये क्या होगा इसके लिए, इसके अगर हम इसमें इसका रिफ्लेक्शन कराएं तो ये क्या होगा, इनवेरिएंट होगी। यस, इसके लिए इनवेरिएंट होगी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये कह रहा है कि पॉइंट हैज इट्स एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, अगर इसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है, वाई की वैल्यू कुछ भी हो जाए, इसमें हम लेट कर लेते हैं ए, इज इनवेरिएंट अंडर द रिफ्लेक्शन इन बोथ द एक्सिस। तो क्या दोनों एक्सिस के लिए इनवेरिएंट हो गया? नहीं, ये सिर्फ वाई एक्सिस के लिए इनवेरिएंट होगा, क्योंकि ये किस पर लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पर। अगर हम इसका वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन करेंगे तब ये इनवेरिएंट होगा, एक्स एक्सिस पर करेंगे तब इनवेरिएंट नहीं होगा। तो इसलिए आर क्या है इसमें, फॉल्स है, तो इसलिए इसका आंसर सी होगा। क्या, ए इज टू एंड आर इज फॉल्स। 44 में क्या होगा इसका, सी होगा। 45 में देखते हैं हम इसका क्या है। 45 में कह रहा है कि व्हेन अ डाई इज कास्ट विद नंबरिंग ऑन इट्स फेसेस, इसके फेसेस पर नंबरिंग है शोन फिगर, द रेशियो ऑफ द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आया है, ऑफ अ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। किस किस का रेशियो चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। अब हमारे पास नंबर अगर 1 2 3 4 5 6 ये है, इसमें से कंपोजिट कौन होंगे, कंपोजिट जिसके फैक्टर प्राइम होते हैं, प्राइम फैक्टर्स में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर प्राइम नंबर को छोड़कर जो नंबर बचते हैं, 1 ना ही कंपोजिट होता है ना ही प्राइम, ये आपको एक्सप्लेन किया है हमने। तो कंपोजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी 2/6 और प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी 3/6, क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर सिर्फ क्या है, 3 है ये। तो यहाँ पर क्या होगा, 3/6, 6 से 6 कैंसिल, आंसर होगा इसका 2/3। तो आंसर 2/3 के अकॉर्डिंग इसका आंसर ए करेक्ट होगा 45 में, ए। ये था इसका 45। नेक्स्ट 46, इसमें कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ ए एंड अ मैट्रिक्स एम, ए है हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स, एम के साथ इसका प्रोडक्ट करना, और बी हमारे पास कौन सी है मैट्रिक्स, इसमें कितने रोज है, 2x1, ये है हमारे पास बी मैट्रिक्स। अभी कह रहा है कि एम का ऑर्डर बताओ, एम का ऑर्डर बताने के लिए अगर हम एम इंटू एन इसका ऑर्डर ले लेते हैं, तो देखो ये वाली वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, अगर इनकी क्या हो रही है, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल हो रही है, तो एम इजिकल्स टू 2 होना चाहिए। और ये जो ऑर्डर है हमारा 2x n, बाहर वाली वैल्यू किसको डिसाइड करेगी, रिजल्टेंट मैट्रिक्स ऑर्डर, और रिजल्टेंट मैट्रिक्स ऑर्डर 1 है, तो n इजिकल्स टू क्या होगा, 1। तो यहाँ होगा 2x1, तो ये होगा 2x1, 2x1 क्या है हमारा बी। ऐसे हम चेक करते हैं, ऐसे क्वेश्चन हमने आपको काफी कराए हैं। आप बुक में अभी हमने रिसेंट में ये वाला लेक्चर डाला था मैट्रिसेस से, जिसमें हमने कंप्लीट कॉन्सेप्ट बताया आपको, तो उसको आप देख सकते हो सिंपली, उसमें आपको सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 47 में कह रहा है कि अर्थमेटिक, यहाँ पर क्या है हमारे पास, गिवन a1 a2 a3 and b1 b2 b3 आर द रियल नंबर्स सच दैट a1 minus b1 is equals to a2 minus b2 is equals to a3 minus b3, ये सभी इक्वल हैं। अगर ये सभी इक्वल हैं, देन आपको बताना है कि a1 minus b1, a2 minus b2, a3 minus b3 ये क्या फॉर्म करेगा। तो अगर ये इक्वल है तो ये तो क्या कर रहा है, ये एक तरीके से आप क्या कह सकते हो कि भाई कॉमन डिफरेंस सेम कर रहा है, तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो सभी को कॉमन डिफरेंस आप क्या कह सकते हो कि यहाँ पर क्या होगा, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है, वैल्यू
सेम आ रही है सभी की, A1 माइनस A2, A2 माइनस B2 एंड A3 माइनस B3। अगर इन सभी को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो सेम वैल्यू आ रही है। इन सभी को माइनस कर रहे हैं तो सेम वैल्यू आ रही है। इसमें हम क्या कह सकते हैं कि अगर ये सेम वैल्यू आ रही है तो सेम में से सेम वैल्यू माइनस करेंगे तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो होगा ये, और डी की वैल्यू 0 होगी। क्यों? क्योंकि अगर हम इस पूरे को क्या मानते हैं और इस पूरे को, इसको पूरे को क्या मानते हैं A2 और इस पूरे को A1 मानते हैं, तो A2 माइनस A1 क्या होगा, ये है A2 हमारे लिए और A1 क्या है हमारे लिए ये। लेकिन ये कह रहा है कि दोनों ही सेम है। अगर इन सभी को हम किसी कांस्टेंट वैल्यू k के इक्वल मान लेते हैं तो k माइनस के क्या देगा 0, इसलिए d क्या होगा इसका 0। इसका आंसर क्या होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ये, और इसका कॉमन डिफरेंस होगा 0। ओके, ये होगा इसमें 47 में। नेक्स्ट हमारे पास 48 कह रहा है कि लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट इज डैश इफ द मूव इट मूव सच दैट इट कीप्स अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। तो फिक्स्ड पॉइंट से अगर हम फिक्स डिस्टेंस लेते हैं और मूव कराते हैं तो क्या मिलता है हमें, सर्कल ही तो मिलता है। सर्कल की डेफिनेशन है सिंपल। 49th में लोकस में हमने सीखा सभी। 49th में द पॉइंट ऑफ द कौन करंट पॉइंट किसे कहते हैं, जहाँ पर 3 लाइंस एक साथ इंटरसेक्ट करती हैं। 3 लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट कौन करंट पॉइंट होता है। एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल, आपको क्या बताना, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होता है एंगल बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल के एंगल बाइसेक्टर करते हैं और एक कॉमन पॉइंट को मीट करते हैं, उस कॉमन पॉइंट को इन सेंटर कहते हैं, हमने आपको बताया था। ओके, तो इन एंगल बाइसेक्टर का जो कॉन्करेंट पॉइंट होगा वो हमारा इन सेंटर होगा, तो इसलिए 49 का क्या होगा, बी। तो यहाँ पर ये हमारे 49th क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाते हैं हमारे सभी एमसीक्यूज। आगे इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आप इसको करिए अभी कंप्लीट, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। सभी क्वेश्चन को एक बार खुद से अपने आप से करके देखना है और इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना आप। डायरेक्ट साइट्स पे मिल जाएगा आपको सीआईएससी की। उसमें आप जब एग्जाम मटेरियल पर जाओगे तो एग्जाम मटेरियल वाले पर आपको नीचे ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपको दिखेंगे, वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट पर बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और इसको प्रैक्टिस करिए। ओके, तो बस आप इसको करिए अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए, जिससे कि हम भी आपको सपोर्ट कर सकें, हेल्प कर सकें इसी तरीके से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।